हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज की वेबिनार में हम सभी अतिथियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। जैसा कि सखी केंद्र का एक लक्ष्य है, गोल है कि एक स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण हो, जहां पर किसी भी तरह के भेदभाव ना हो, चाहे वो जातिगत हो, धर्मगत हो, जेंडरगत हो, और हर तरह की हिंसा से मुक्त समाज का निर्माण हो। तो जैसा कि जो विषय भी लिया गया है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आज की युवा पीढ़ी और अभिभावकों के मध्य बढ़ती दूरी को कम करने हेतु उनके कारण और निवारण पर गहन चर्चा। साथ में हम सखी केंद्र की महामंत्री नीलम मैम से भी कहेंगे कि वो पुनः अतिथियों का स्वागत करते हुए आज का विषय प्रवेश करने की कृपा करें। नमस्कार। नीलम मैम, सब लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम बहुत अंदर से एक्साइटेड हैं कि हमारे इतने सारे साइकोलॉजिस्ट, इतने इम्पोर्टेंट लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लोग बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं। एक सेकेंड पुष्पा, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, 1 मिनट रुक जा। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे यहाँ अचानक लाइट चली गई और हमको सोलर ऑन करना था, इसलिए हमें जाना पड़ा। तो थैंक यू पुष्पा जी, इतने अच्छे विषय पर वेबिनार के लिए चूज करना, इतना अच्छा विषय और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। एक्चुअली यह जो सब्जेक्ट है, आज की पीढ़ी और अभिभावकों के बीच जो बढ़ती हुई दूरियां हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए, ये मेरा बहुत पसंदीदा विषय है और थैंक यू, हमें इसके लिए विषय प्रवेश करने के लिए कहा गया। एक्चुअली अगर हम देखें तो पैदा होने के पहले से और मरते दम तक हमारे यहाँ यह जो भी आदिम युग से जो भी विकास की प्रक्रिया रही, लेकिन कुछ संस्कार रख दिए गए और वो संस्कार बहुत विधि विधान के साथ तय किए गए। जैसे गर्भाधान संस्कार रखा गया, यानी गर्भाधान जब हम बच्चे की चाहत करते हैं तो ये मान के चला जाता है कि पति पत्नी के बीच बेइंतहा प्यार होना चाहिए, पारस्परिक समझ होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान, भावनाओं की कद्र, ये सब होना चाहिए। खास तौर पर संभोग के समय बहुत प्यार और पूर्ण समर्पण होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो कुछ जीन्स से लेके आता है, कुछ माँ बाप के उस वक्त जो रिलेशन के समय जो मानसिकता होती है वह मानसिकता लेके आता है और परिवार में एक दूसरे का जो आचरण है उस आचरण से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, समाज से सीखता है। तो हमें बच्चे के साथ गहरे रिश्ते हों, उसके लिए बहुत अच्छी दोस्ती हो, उसके लिए सबसे जरूरी है कि परिवार के अंदर लव बेस्ड फैमिली होनी चाहिए, प्रेम पर आधारित परिवार होना चाहिए। परिवार पैट्रियार्कल वैल्यू पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। परिवार में वो जो मालिक सबॉर्डिनेट के रिश्ते हैं वो नहीं होने चाहिए,
क्योंकि बच्चा सीखेगा तो यहीं से। अगर परिवार जंग का मैदान बना हुआ है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग दुखी हैं, लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस रुई के फाहे जैसे बच्चे को वह ममत्व, वह व्यवहार हम कैसे दे सकते हैं जिसकी उसको जरूरत है। तो हम यह जो बच्चा चाहत से लगा के, बच्चे की चाहत से लगा के और उसको बड़ा करने तक, ये आनंद और तपस्या की मिश्रित प्रक्रिया है। इसको हमें समझना होगा। जब तक हम इसको गंभीरता से समझेंगे नहीं, तब तक हम बच्चे के हर क्षण के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बच्चे को क्वालिटी में टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम नौकरी छोड़ दें, क्या हम बच्चों को लेके बैठे? नहीं, बच्चे को क्वांटिटी में टाइम नहीं चाहिए। आप जितना टाइम उसको दे रहे हैं वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसमें दिली जुड़ाव होना चाहिए, वो बहुत बेहतर होना चाहिए। बच्चा आपके साथ इतना इजी, इतना दोस्ताना महसूस करे कि उसको बाहर कहीं शेयरिंग की जरूरत नहीं रहे। तो हम आज यही चाहेंगे। यूं तो हम साइकोलॉजी हमारा भी विषय रहा है, और हम साइकोलॉजिस्ट सभी लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि विवाह के पूर्व भी काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चे की चाहत के पूर्व काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद, हर समय शुरू से अंत तक हमारे बीच मनोवैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि वह एक अच्छी फैमिली लाइफ एजुकेशन के लिए बीच बीच में लोगों को जब जरूरत हो तब उनको तैयार करते रहें, तब उनकी काउंसलिंग करते रहें। तो हम यही कहेंगे, हम ये बार बार कहते हैं कि परिवार प्रेम पर आधारित होना चाहिए, परिवार भी पूरा सुकून होना चाहिए, परिवार सत्ताधारित नहीं होने चाहिए। क्योंकि जहां परिवार सब लोग मिलकर डिसीजन लें, अगर परिवार सत्ताधारित होगा तो वहां एक फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि मालिक को प्यार नहीं किया जाता है, मालिक को बर्दाश्त किया जाता है, वो चाहे पिता हो, वो चाहे माँ हो, वो चाहे कोई भी हो। तो आज हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी विषय पे सब लोग अपने बहुत ठोस सुझाव दें। वैसे तो हर जो भी ये कारण और निवारण है, तो निवारण पे हम ज्यादा जोर दें और सभी लोग अपने ठोस सुझाव दें। तो थैंक यू, अच्छा लग रहा है सब लोगों को सुनने में। पुष्पा, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद दी। आपने काउंसलिंग के पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, वो महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब काउंसलिंग होती है तो फिर वो आगे जाके कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम वेबिनार का कार्यक्रम बढ़ाते हुए हमारे बीच सखी केंद्र की वाइस प्रेसिडेंट प्राची त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने उनके बारे में बताना चाहेंगे। फिल्मों की दुनिया में भी उन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ किया है। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना हम उन बहनों के लिए काम करें जिन्हें हमारी आवश्यकता है। तो आज सखी केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण पदों को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, और जेंडर इक्वलिटी के लिए उन्होंने बहुत प्रोग्राम किए हैं और अभी भी वह अपनी सेवा दे रही हैं। तो हम प्राची त्रिपाठी जी से कहेंगे कि वो आज के विषय पे वो सुझाव प्रस्तुत करें। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे साइकोलॉजिस्ट, सब इतने बड़े बड़े लोगों को देख के, और इनके बीच में मुझे बोलने का मौका दिया गया। थैंक यू। सबको वेलकम करती हूँ। मैं 3 सॉल्यूशन रखना चाहूंगी जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस गैप को कम करने के लिए। पहला
कि एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच। क्योंकि कई बार हम ये करते हैं, हम इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनको पालते पालते कि बच्चे फिर बाहर प्यार और बाहर वो दोस्ती ढूंढने लगते हैं और कई बार भटक भी जाते हैं इसकी वजह से। तो अगर पेरेंट्स एक फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे और बच्चों को वही प्यार और वही केयर दे पाएंगे जो उन्हें चाहिए, और जब वो अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर कर पाएंगे, तो शायद एक अच्छा माहौल बनेगा और ये गैप भी कम होगा। दूसरा है, हम बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रख लेते हैं। हम सोचते हैं हमारा बच्चा हमारे लिए ये करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर हम ये एक्सपेक्टेशंस कम कर दें, कई बार बच्चे भागते भागते हमारे एक्सपेक्टेशंस के लिए इतने परेशान हो जाते हैं कि वो हम ही से चिढ़ने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, उनको माँ बाप पसंद नहीं होते, वो जितना चाहे बाहर भागना चाहते हैं। तो हम अगर एक्सपेक्टेशंस उनसे कम कर दें तो शायद ये गैप कम हो पाएगा। और माँ बाप भी कई बार बहुत दुखी होते हैं जब बच्चे उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं। तो हमें उन पे अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थोपनी चाहिए, हमें उन पे अपनी चीजें नहीं थोपनी चाहिए। तीसरा है कि उनके सपनों को जीने में उनकी मदद करें। हम कई बार अपने सपने बच्चों में देखने लग जाते हैं कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, और हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें पालेगा बड़े होके, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ध्यान रखेगा। ये गलत है। हमें उनके सपने जो वो चाहते हैं, बचपन से हमने उन्हें पाला, ठीक है, हमने उनसे पूछा नहीं था, ये हमारी चॉइस थी कि हम बच्चे कर रहे हैं, तो हमें उनपे अपने सपने कभी नहीं थोपने चाहिए। हमें उनके सपने जीने में उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो आगे चल के जब अपने सपने जिएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो शायद वो उस चीज को बेहतर कर पाएंगे। कई बच्चे अपने जब माता पिता के सपनों पे खरे नहीं उतरते तो कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत परेशान रहने लगते हैं, इरिटेट रहने लगते हैं, उनकी जिंदगी भागने दौड़ने वाली हो जाती है, बस वो भागते रहते हैं उनके सपने पूरे करने के लिए। ये चीज हमें बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमें बच्चों के सपने बच्चों को जीने देने चाहिए और उसमें उनकी जो मदद हो सके वो करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू प्राची जी। आपने दो जो पॉइंट दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं समाज तक पहुंचाने के लिए, उन पेरेंट्स के साथ पहुंचाने के लिए कि पहले तो उन्हें दोस्त बनाएं और उनके सपनों को शामिल हों। वो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की जरूरत भी है। इसी के साथ हमारे बीच डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से, जो कि डायरेक्टर हैं और कई शिक्षा विधि में वह बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए हैं और सोशल फील्ड में भी बहुत कार्य कर रही हैं और एज ए पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए भी बहुत ही उन्होंने कार्य किए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आज के विषय पे ठोस सुझाव के साथ अपनी बात रखें। हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, सखी केंद्र, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे नीलम सब जी। लोग। मंजू जी का स्वागत है और हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग थोड़ा लिमिटेड समय लेंगे, जिससे बहुत सारे लोग शायद सवाल करेंगे तो जी। उनके सवालों के भी जवाब दे सकें। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करें कि 5-6 मिनट में अगर हम अपनी एक बार बात कह देंगे तो शायद बाद में जो क्यूरियोसिटी है उसके जवाब देने में और मजा आएगा। धन्यवाद नीलम जी, ये याद दिलाने के लिए मुझे खासकर, क्योंकि मैं जब बह जाती हूँ तो बही जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं बिल्कुल 5-6 मिनट ही लूंगी। और मैं ये चाहूंगी कि इमीडिएटली मेरे बोलने के बाद यदि 2-4 क्वेश्चन हम वेलकम कर सकें और एंड तक केवल ना वेट करें, क्योंकि बहुत बार फिर वो लोग भूल जाते हैं जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 5-7 मिनट मेरे बोलने के बाद तुरंत ऑडियंस को दीजिए, जिससे कि वो बात कर सकें या पूछ कर सकें उसके विषय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, मुझे याद करने के लिए, मुझे इस मंच पर एक अवसर देने के लिए। और निश्चित रूप से ये मंच आपने जो सजाया है, बहुत बहुत लोगों से, नगीनों से सजा रखा है आपने, और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये, जिस पर बात करना आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ आज के संदर्भ में, क्योंकि ये जो दूरी की बात है, एक्चुअली दूरी तो हर युग में रही है। माँ बाप और बच्चों के बीच में जो दूरियां हैं वो हर युग में रही हैं,
पर इस युग में उस दूरी का महत्व बहुत बढ़ गया है, या उस दूरी की वजह वो दूरी इसलिए ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि पहले के जमाने में 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। कौन है? यही सीढ़ी पे रखा है। इस युग में बच्चे ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, सिंगल चिल्ड्रन हैं। और पहले के जमाने में जब बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, बहुत सारे भाई बहन होते थे, तो बच्चे अपनी बातें अपने उम्र के लोगों से कह देते थे। अभी जो है वो किससे बात करें, और ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपने मन की बात कहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई लोग मिले जिनसे वो कह सकें। फ्रेंड्स का अपना एक रोल है। फ्रेंड्स के संग वो रिलायबिलिटी, वो फैमिली वाले इश्यूज को कोई भी जल्दी शेयर करना या डिस्कस करना नहीं चाहता है। तो अब ये दूरी इसलिए, अब माँ बाप बच्चे हैं, और बहुत बार जो है एक ही अकेला बच्चा है, उसके भाई बहन भी नहीं है, तो माँ बाप कैसे उस बच्चे से दूरी को कम करें। अभी जो हमारे पहले प्राची प्रवक्ता थी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, और नीलम जी ने तो बहुत ही खूबसूरत से बताया कि हर स्टेज में काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो जो इस एज में जो बहुत जरूरी है कि हम कैसे, और इन्होंने कहा कि सुझाव दें, तो मैं 1-2 सुझाव देना चाहूंगी कि कैसे अपनी बच्चों से कम्युनिकेशन बढ़ाएं। हमारे कल्चर में यह कहा गया है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो आप उनको दोस्त समझें। ये कहा गया है, उनकी चप्पल आने लगे तो समझ जाइए कि वो आपके दोस्त हैं। अब आपको उसके बच्चे नहीं, उनको बच्चों की तरह ना ट्रीट करें। ये कहा जरूर किया गया है, बट अभी मैं अपने क्लास में बच्चों से कह रही थी कि आजकल तो माँ बाप फ्रेंड्स हो गए हैं, तो बच्चों ने कहा कि हाँ मैम, फ्रेंड्स बन के वो हमसे सब बात उगलवा लेते हैं, बट जैसे ही हम अपनी बात कहते हैं वो तुरंत पेरेंट बन जाते हैं। पेरेंट बनने का क्या मतलब है कि हम तुरंत बच्चों की बातों को सही गलत अच्छे बुरे में तौलते हैं और फिर उनको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम एडवाइस देते हैं वैसे ही वहां पे आपका कम्युनिकेशन टूट जाता है। आप फिर बच्चा फ्रीली अपने आपसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि एज अ पेरेंट हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को पूरा सुधारने का और बच्चों की डेस्टिनी का जिम्मा मेरे पास। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि बच्चों की डेस्टिनी का जिम्मा आपके पास नहीं है। बच्चे अपनी डेस्टिनी लेके आए हैं, आप फैसिलिटेटर हैं। आप फैसिलिटेटर होके आप उनको एक माहौल दीजिए जहां वो अपनी बातें कह सके, और उसमें आप उनको रास्ता जरूर दिखाएं, उनको प्रॉस एंड कॉन्स जरूर बताएं कि अगर तुम ये डिसीजन लोगे तो इसके प्रॉस ये पॉसिबल है, ये डिसीजन लोगे तो इसके कॉन्स ये पॉसिबल हैं, पर डिसीजन तुम्हारा होगा, तुमको अपना रास्ता खुद तय करना है। उनको ओनरशिप दीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, और उनको ये भावना होनी चाहिए कि माँ बाप मेरे को ट्रस्ट करते हैं, मेरे हितैषी हैं, और मैं जो भी पाथ चुनूंगा उस पे मेरे साथ मेरे माँ बाप खड़े हैं। क्योंकि जब हम खुद अपना पाथ चुनेंगे, अपना व्यवहार करेंगे, तो हम सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। तो मेरा हाथ थामने वाला कोई है, वरना बच्चे जब थोड़ा सा भी अगर उनको डर रहता है, चाहे वो मार्क्स के संबंध में हो, चाहे रिलेशनशिप के संदर्भ में हो, चाहे अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग। आजकल जिसको देखिए क्लास 5-6 से लोग बच्चों के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। अब अगर हमने बच्चों को वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट नो करके सिखाया है, तो बच्चे आपसे शेयर करना बंद कर देंगे, बट दे विल हैव बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। अगर आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में उनको एजुकेट करना है, तो उनको बताइए कि इस उम्र में बहुत नेचुरल है कि तुम ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो, और यदि होते हो तो फ्रेंड बनाने के क्या क्या रिपरकशंस है और नहीं बनाने के क्या क्या रिपरकशंस है, किस तरह हो सकता है तुम्हें बुलिंग हो, किस तरह लोग तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को लोअर करें। बट इफ यू रियली वांट टू कंसंट्रेट एंड इफ यू रियली थिंक, जो भी आपके मन में हो, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि बनाना अच्छा है या बनाना बुरा है, नथिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
पर आपको उससे बैठ के बातचीत करनी है और बच्चे को अपनी लाइफ तय करने की इजाजत दीजिए और साथ में उसके खड़े रहिए। फिलहाल मेन चीज मैं अभी इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहूंगी जिससे कि आपकी दूरियां कम हो और बच्चे को लगे कि मेरे साथ कोई खड़ा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे पास थेरेपी के केसेस आते हैं और जो बहुत बड़ा कारण है वहाँ, जो बच्चों के मन में जो कुंठाएं हैं या जो ग्रंथियां बैठ गई हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि वो अपनी बात या तो कह नहीं पाए और यदि कहने की कोशिश की तो किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। आपको सखी केंद्र जेंडर इश्यूज पे बहुत काम करता है और हम सब जानते हैं सेक्सुअल अब्यूज एक बहुत बहुत कॉमन फैक्टर है लड़कियों के संग। और कितने केसेस हमने देखे हैं जिसमें सेक्सुअल अब्यूज हुआ और उनके मन में या तो वो कह नहीं पाए अपने पेरेंट्स से, और यदि कहा तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया या उसको अनसुना कर दिया, या बच्चा कभी कह रहा है हम स्कूल नहीं जाना चाहते एंड पेरेंट्स को लगता है ये पढ़ना नहीं चाहता इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता। बट बच्चों के, हाँ दूसरी बात जो मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगी, बच्चों के पर्सपेक्टिव से उनकी दुनिया में देखने की कोशिश करिए, ना कि जो मेरे पहले प्रवक्ता ने कहा इतनी एक्सपेक्टेशन रखने का मतलब है हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हमारी दुनिया को देखें। आप पिता माता होके बच्चों की नजर से, बच्चों के पर्सपेक्टिव से उनकी दुनिया देखिए। और अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो आप अपना एक कंक्लूजन मत निकालिए कि जरूर ये पढ़ना नहीं चाहता है, जरूर कोई ऐसी बात हो। बैठ के बात करिए, उससे कहिए यस अगर तुम नहीं जाना चाहते हो कोई बात नहीं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी वजह है। किसी ने तुमको तंग किया है, किसी ने परेशान किया है, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, टीचर डांट रही है उसको। और कभी कभी अपनी एग्जाम्पल भी दीजिए कि हमारे क्लास में भी ऐसा हुआ या मेरे संग भी ऐसा हुआ। हमेशा अपने को यदि आप आइडियल प्रोजेक्ट करेंगे बच्चों के सामने तो बच्चे कभी भी आपसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा आदर्श रख दिया है ये सोच के कि यदि मैं आदर्श रखूंगा या रखूंगी तो बच्चे उसको फॉलो करके वैसे ही आदर्शी बन जाएंगे। बल्कि आप उनको अपनी कुछ कमियां भी बताइए जिससे बच्चे भी आपके साथ आपकी कमियों को, अपनी कमियों को शेयर कर पाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसा कि बच्चों के नजरिए से दुनिया को देखिए और उनसे शेयर करिए, उनके दोस्त बनिए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत कम समय में अपने सुझाव रखे हैं। इसी के साथ हम हमारे बीच में अजय प्रताप। मैं ये चाहूंगी कि आप जरा ऑडियंस से कहिए अगर एक दो क्वेश्चन हम ले सकें तो दैट विल बी गुड। हाँ, थोड़ा कुछ लोगों की और बातचीत आ जाने दीजिए तो शायद कॉमन क्वेश्चन आ जाएंगे मंजू जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ हमारे बीच में डॉक्टर अजय प्रताप सक्सेना जी हैं, जो कि एमआईटी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर ग्रेड 3 सचिव सेल AIT, पूर्व HOD मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन PSIT कानपुर से, अध्यक्ष HSL वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ में कार्य किया है। हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद पे आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो और फील्ड में भी आपका बहुत योगदान रहता है। तो हम डॉक्टर अजय प्रताप से चाहेंगे कि वो आज के विषय पे दो सुझावों पर प्रकाश करें। धन्यवाद मैडम। अजय प्रताप जी सखी केंद्र की अध्यक्ष और महासचिव मैडम जो भी हैं, रचना त्रिपाठी मैडम, नीलम चतुर्वेदी मैडम, आप सभी को नमस्कार। इस मंच पर हमारी सीनियर मंजू अग्रवाल मैडम भी हैं, आपको भी नमस्कार मैडम। मैं डॉक्टर अजय प्रताप। नमस्कार अजय जी, नमस्कार। आप भी एमआईटी यूनिवर्सिटी से हैं? जी मैडम, मैं AIT में हूँ। अच्छा 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 जी, यही लखनऊ कैंपस में? जी मैडम। अच्छा 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 अच्छा, आपसे मुलाकात थोड़ी कम हुई है इसलिए आई एम सॉरी। जी कोई बात नहीं। इस विषय में जितना मैं सोचता हूँ और जितना मैंने लोगों से संवाद किया है और सीखा है,
युवा पीढ़ी को मैं एक वेग की तरह मानता हूँ, वायु। इसको अगर आप रिवर्स करें युवा को, तो उसका अपोजिट हुआ वायु। वायु की प्रॉपर्टीज क्या है? मैं मानता हूँ कि उसमें आत्म केंद्रित होने की कमी है, धैर्य की कमी है। जो आज का पर्सपेक्टिव है जिसमें जो युवा हमारा जी रहा है, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जो हमारा युवा सीख रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में, समाज को देख के, मूवीज को जो अपना आदर्श मान रहा है उसको देख के, नशा, लालच, हिंसा, कामुकता, तकनीकी की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है वो, ये सब चीजें उसके अंदर हैं। अब हम अभिभावक या शिक्षक होने के नाते हम किस तरह से उसको इन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव अगर मैं लेता हूँ माता पिता के लिए, तो मैं ये देखता हूँ कि माता पिता का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी व्यस्तता। आज की डेट में देखिए, अगर काफी ऐसे कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, या फिर काफी ऐसे लोग हैं, या तो वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है जो अपने बच्चों को पर ट्रैक कर पाए कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो युवा होने लग रहा है, अपने यौवन काल में कदम रख रहा है, वो तकनीकी तक की तरफ भाग रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक। अगर उनके पेरेंट्स तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो ना वो उन पर एक ट्रैक रख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, और ना ही वो इस काम को करने में सक्षम है। दूसरी समस्या ये है कि अगर वो सक्षम है भी, तो कई बार सिचुएशन ऐसी है कि वो व्यस्त है। इन दोनों ही संदर्भ में हमारी खुद की एक संस्था है, HL वेलफेयर सोसाइटी, जो हम लोग काम करते हैं। कई सारे केसेस हम लोग हैंडल भी करते हैं, और कई सारे हमारे प्रोफेसर्स हैं जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, स्पेशली मानवीय मूल्यों पे। मानवीय मूल्यों का इनकलकेशन बच्चे के अंदर होना बहुत आवश्यक है, कि वो मानवीय मूल्यों को समझ पाए, क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों पे वो एक आत्मनिरीक्षण कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी अहमियत मैं जो अज्यूम करता हूँ वो एक मित्र की होती है, किसी भी एक युवा के संदर्भ में। उसका मित्र कैसा है और उसको किस तरह के ट्रैक पे लेके जा रहा है, दूसरी बात। इसके अलावा अगर मैं अभिभावकों के संदर्भ में बात करूं, तो कैसे वो अपनी बात को सकारात्मक तरीके से अपने बच्चों को समझा सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को डेवलप करें। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ मंजू अग्रवाल मैडम से, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम हर बार अपने बच्चों को पॉजिटिव चीजें ही ना दिखाएं। क्या हमारे जीवन में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं हुई? क्या हमारे जीवन में हमने कभी किसी असफलता का मुंह नहीं देखा? बिल्कुल देखा। तो अगर हम अपनी सफलताएं अपने बच्चों तक समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या हम अपनी असफलताएं उनसे शेयर नहीं कर सकते? असफलता शेयर करने पे ये होगा कि वो बच्चा ये भी सीखेगा कि अगर मैं भी असफल हुआ तो इसमें मुझे कोई डरने की बात नहीं है। आज के समाज में जो केसेस हो रहे हैं, लोग इतना सक्षम और संभ्रांत होने के बाद भी आज देखते हैं कि आज के समाज में सुशांत राजपूत जैसे केसेस आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ना हो। दूसरा, प्रोत्साहन देना और उनसे बातचीत करना, ये दोनों काम अभिभावक कर सकते हैं। और अभिभावक के साथ साथ मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि एक शिक्षक का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने यंग जनरेशन के जो अपने बच्चे हैं उनसे वो बातें करे और उनको एक सही ट्रैक पर लेके जाए। तकनीकी एक बहुत अहम रोल है। तो हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं बिल्कुल ये एक निवेदन करूंगा कि अगर वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है तो उनको जरूर तकनीकी सीखनी चाहिए, क्योंकि बिना तकनीकी के आज के समाज में एक जो आपका रोल है वो काफी ऑब्सोलीट हो जा रहा है। और शिक्षक को मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक हो या पेरेंट्स हो, एक स्ट्रिक्ट गाइड के बजाय एक मेंटोर की भूमिका में हो, एक दोस्त की भूमिका में हो, वो बहुत अहम होगा। लेकिन इन सब बातों का भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत अलग है। हम कहते हैं, लेकिन जब उन बातों को इम्प्लीमेंट करना होता है, जब उन बातों को हमें रियल ग्राउंड पे उनको दिखाना होता है, तब इन चीज़ों में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो जो हम कह रहे हैं, जो बातें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उन सब बातों को अगर हम अपनी अच्छे तरीके से रख भी पाएँ, उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने आपसे इन दो बातों पर चर्चा करी। एक एस्पेक्ट मैंने आपको दिखाया कि युवा
के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। दूसरा, मैंने आपसे चर्चा करी कि हमारे पास जो हमारा पेरेंट्स है या शिक्षक हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को बूस्टअप कर सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं। बस यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मुझे एक अवसर प्रदान करने के लिए इस मंच पे। थैंक यू। धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, सहज शब्दों में आम जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ठोस सुझाव दिए हैं कि अपने पेरेंट्स को, एज ए पेरेंट्स को अपनी सफलताएं जरूर शेयर करना चाहिए और उन्हें दोस्त बनाने में अंतर करना चाहिए। तो बहुत सारे सुझाव दिए हैं, थैंक यू। आगे हमारे बीच में डॉक्टर आभा सक्सेना जी हैं, जो कि वर्तमान में महिला महाविद्यालय में मनोविज्ञान सहायक प्रोफेसर के कार्य पर हैं, कार्यरत हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन हैं। गेस्ट फैकल्टी एंड फाउंडर मेंबर वेस्ट अमेरिका में KADI के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं उन्होंने, और समाज के लिए वो हर वक्त तैयार रहती हैं। सखी केंद्र के लिए जब भी उन्हें याद करते हैं तो वो महत्वपूर्ण समय से निकालकर हमारी सखी केंद्र को अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। डॉक्टर साहब का हम बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज डॉक्टर आभा सक्सेना जी, अगर हमें सुन पा रही हैं तो हम उनसे कहेंगे कि वो आज विशेष तौर पर ठोस सुझाव पर चर्चा करें। धन्यवाद पुष्पा जी। सबको नमस्कार, और मेरा विशेष नमस्कार मेरे दो गुरु यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर MK सक्सेना जी और डॉक्टर KD कपूर जी। उनको मेरा चरण वंदन। और सबसे पहले सखी केंद्र को साधुवाद इस बात के लिए कि हमेशा ही सखी केंद्र स्त्री विमर्श, स्त्री उत्कर्ष और स्त्री समानता के लिए बहुत कार्य करता रहा है नीलम जी के सशक्त नेतृत्व में, और वो इस चीज के लिए हमेशा ही हमारी प्रशंसा का हकदार है। और आज भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत विषय पर वेबिनार और ये मंच हमें जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। पुष्पा जी को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का जो विषय है इस पे मैं, बाकी सबने जैसे कि हल ओरिएंटेड जो बात की, मैं हल पे जरूर आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा कारण भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कारणों को सही जाने बिना सही अटैक नहीं होगा कि हमें अटैक करना किस चीज पे। तो बात आती है कि अगर हम ये माने कि युवा पीढ़ी और अभिभावकों के बीच में आज दूरी बढ़ती जा रही है, तो कारण अगर हम तलाशते हैं तो मैं सिर्फ दो कारण डिस्कस करूंगी जो सामाजिक कारण है। पहला सामाजिक कारण मैं जो जिम्मेदार मानती हूँ वो मैं मानती हूँ भौतिकतावाद बढ़ती प्रवृत्ति, जिसके कारण हम बहुत बिजी होते जा रहे हैं, आपाधापी की जिंदगी जी रहे हैं, और उस आपाधापी में समय कम है, संवाद कम है। संवाद कम है तो संवादहीन परिवार और बंद घरों में ताले और जाले लग जाते हैं, वो स्थिति है। दूसरी चीज जो मैं मानती हूँ वो है न्यूक्लियर होती फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज का बढ़ता चलन। आज का चलन नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई, और अब तो न्यूक्लियर से डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली होने लगी है। पेरेंट्स, माता कहीं अलग है, पिताजी कहीं अलग है। रीजन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत से हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इन दो कारणों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की एक बहुत खास बात होती है, जब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो व्यक्ति ने, रिसीवर जो है, रेसिपिएंट जो है, उसने जिंदगी को, उस अवसर को, घटना को लिया कैसे था। पॉजिटिव लिया था तो उसके रिस्पॉन्स से पॉजिटिव जाएंगे, नेगेटिव लिया था तो नेगेटिव जाएंगे। जो चीज हमें अच्छी लगी होगी हम जरूर चाहेंगे हमारा बच्चा, हमारा परिवार उसको शेयर करे। जो हमें अच्छी नहीं लगी होगी हम चाहेंगे उसकी छाया भी हमारे बच्चे पे, परिवार पे ना पड़े। अब बात आती है आज की युवा पीढ़ी। तो जब हम आज की युवा पीढ़ी की बात करते हैं तो अभिभावक कौन है? मैं हूँ, आप हैं। जब मैं और आप हूँ, जब हम माता पिता नए नए बने और ये युवा पीढ़ी जब पैदा हुई और मैंने इनकी परवरिश शुरू की, तो जब परवरिश शुरू की तो एक रील मेरी बैकग्राउंड में चलना शुरू हुई, मेरी परवरिश कैसे हुई थी। और तब मुझे याद आया कि भाई हम तो बहुत बढ़िया अच्छे से जॉइंट सिस्टम में पले थे, दादी नानी सबका प्यार पाया था, कजिन्स के संग सहयोग पाया था, कोई ना कोई हमजुबा हमको मिल ही जाता था, वगैरह वगैरह। लेकिन अच्छी अच्छी बातें याद करते करते एक बात वो भी याद आ गई जो कभी माँ ने कही थी कि बेटा हमारे समय में तो हमारे पास इतने सामाजिक दायित्व थे और सामाजिक संकोच भी था, जिसके कारण हम और पापा तुम्हें बहुत अपने मन से नहीं पाते। दिल के किसी कोने में शायद ये बात छुपी होगी। अधूरी बातें और कड़वी बातें कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में छुपी रह जाती हैं। मुझे लगा नहीं,
ऐसा तो मैं नहीं रिपीट होने दूंगी। मैं तो अपना बच्चा अपने मन से पालूंगी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बनाऊंगी। क्या किया, क्या करूँ? तो ज्वाइंट से न्यूक्लियर में आ जाऊं, न्यूक्लियर से और डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें आ जाऊं। दूसरी बात, दूसरा पिक्चर मेरे दिमाग में क्या रन करने लगी कि जब हम लोग थे तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि बड़ी फैमिलीज थी, रिसोर्सेज कम थे, परिवार में कोई अपना पराया नहीं होता था, तो विश लिस्ट बड़े फिल्टर होके पूरे करने वाले माता पिता दादी बाबा तक पहुंचती थी, और बड़ा अप्रूवल जब आता था तो उसमें भी हमारी गिनती बड़ी नीचे हो जाती थी। वो भी बात शायद कहीं दिल के किसी कोने में किसी खरोंच की तरह चुभी हुई होगी। तो हमने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तो अपने बच्चे को सब कुछ दूंगी, जो मुझे नहीं मिला मैं सब कुछ दूंगी। अभी बच्चे से पूछा नहीं कि तुझे चाहिए क्या, मैंने निर्णय कर लिया मैं सब कुछ दूंगी। मुझे मॉल नहीं मिला था, मैंने मॉल दिया, मुझे ब्रांडेड कपड़े नहीं मिले थे, मैंने ब्रांडेड कपड़े दिए, वो सब कुछ दी। मैंने नहीं पूछा कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, तुझे तो चाहिए बारिश के पानी में भीगना, तुझे तो मन है कि कार में नहीं पिक एंड ड्रॉप ना किया जाए, मुझे तो साइकिल से रेस लगाते हुए स्कूल जाना है बच्चे दोस्त के संग। मैंने नहीं पूछा। खैर बात वही, अगर अब रोग में हुआ क्या, कई वर्षों बाद अब जब वो बच्चा आज युवा हो गया और हम अभिभावक ठहराव की स्थिति में आ गए। अब जब हम ठहराव की स्थिति में आए तो हमारा नजरिया, यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे डायनामिक्स ऑफ थिंकिंग एंड डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन बदलता कैसे है। तो हमने जब यहाँ डायनेमिक्स अपनी देखी तो जो कल तक जो चीज हमें दर्द की तरह महसूस होती थी, आज उन्हीं अनुभवों को हम रिचनेस ऑफ अनुभव उनमें ढूंढने लगे कि कितने अच्छे अनुभव थे हमारे। तब हमने देखा, अपनी शक्ल देखी कि अरे उस परवरिश से हम आज तो ठीक ठाक है, अच्छा हमारा कैरियर है, अच्छी हमारी सामाजिक पहचान है, रिकॉग्निशन है, ढंग का ठीक ठाक आर्थिक स्थिति है। तो मन में प्रश्न उठा, अच्छा बड़े खुश हो रहे हो अपने आप को देख के, तो क्या इसका कुछ क्रेडिट अपने माता पिता अपनी परवरिश को दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। दूसरा प्रश्न आया, लेकिन तुमने तो ये परवरिश नहीं दी अपने बच्चे को। हाँ नहीं दी। फिर तीसरा प्रश्न आया दिल में, नहीं दी तो क्या कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा कम से कम मेरी तरह तो सफल हो पाएगा कि नहीं। धीरे धीरे हम इनसिक्योरिटी जोन में आते चले जा रहे हैं, और इनसिक्योरिटीज हमसे बहुत कुछ गलत काम करवा लेती है। व्यक्ति जब भयभीत होता है तो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। तो उस भय में हुआ क्या, हमने अपनी स्ट्रेटजी Am I audible? Am I audible? हाँ सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है, सुनाई पड़ रहा है। ओके थैंक यू। तो जब हमारे अंदर ये प्रश्न उठा तो हमने एक अननोइंगली अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करना शुरू कर दी। कल तक हम बच्चे को चॉकलेट कोटेड आइसक्रीम और चॉकलेट कोटेड संवाद देते थे। आज हमारे संवादों में अचानक इंस्ट्रक्शनल, बेटा थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा समझ जाओ, बड़े हो जाओ, ये लाइफ स्टाइल ऐसा गलत है, जिम्मेदारी समझो वगैरह वगैरह। बच्चे को लगा जैसे किसी कंपनी ने उसके पर्क्स और उस सैलरी में अचानक कटौती कर दी। रिपल्शन शुरू हुआ, दूरी बढ़ने लगी। अप्रिय जगह में कोई रहना नहीं चाहता, थोड़ी दूरी बढ़ी तो हम और घबरा गए। हमने अपने एक्सपेक्टेशन लेवल और बढ़ा दिया। हमने कहा बेटा तुम, बहुत कठिन दुनिया है, बहुत कंपटीशन है, मल्टीटास्किंग की जरूरत है। मल्टीटास्किंग का हमने उसके ऊपर और एक बोझा लाद दिया। अब मल्टीटास्किंग को वो करे तो वो ओवर एग्जॉस्टेड है, वो ना करे तो गिल्ट में मर रहा है। और जब वो ये देख रहा है कि इस मल्टीटास्किंग लिस्ट में जितनी भी चीजें मुझसे मांगी जा रही हैं उसमें मेरी तो चॉइस 5% 10% भी शामिल नहीं है, तो वो डिप्रेस भी हो रहा है। अब जब ये सब हुआ तो दूरी और बढ़ गई। अब जब दूरी बढ़ी तो एज अ पेरेंट हमारा अब फर्ज उठता है कि जब हम दूरी बढ़ते देखें तो इस तरह से इनसिक्योर मोड में जाने के बजाय हम करें इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन करें, सेल्फ क्रिटिसिज्म ना करें, सेल्फ इवैल्यूएशन करें और इवैल्यूएशन करके देखें कि हमसे गलती कहाँ हुई। और जब हमने ये जानने की कोशिश की कि गलती कहाँ हुई तो हमने देखा कि जब हमने जानने की कोशिश की कि कहाँ हमसे गलती हुई तो हमने पाया कि 2-3 बातों से गलती हुई हमसे। एक गलती तो ये हुई कि हम बिना बात के इनसिक्योरिटी जोन में चले गए, शायद अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर का विश्वास हमने कहीं खो दिया। दूसरी गलती होने का कारण ये हो सकता है कि शायद हमारा एलओसी जो था, हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल जो था, वो दैट वाज गाइडेड बाय द आउटसाइड फोर्सेस।
जो खुशी के और सफलता के पैमाने थे वो हम सेट और रीसेट कर रहे थे दूसरों के हिसाब से, और इसीलिए हम ये गलतियां करते चले गए। और तीसरी बात, हम कंपेयर करने लगे। जब हम बच्चे को इंस्ट्रक्शनल मोड में आ गए थे तो उसको समझाते थे कि बेटे तुम्हें तो हमने बहुत कुछ दिया है, हमें तो ये भी नहीं मिला था। तो वो कंपैरिजन जब हमने किया तो वो भी बच्चे को कष्ट देने लगा। जब भी कंपैरिजन होता है तो बड़ा पिंचिंग होता है। हर व्यक्ति अपने को एक यूनिक पर्सन मानता है एंड इट शुड बी ऑनर्ड, उसकी यूनिकनेस। तो जब ये सब चीजें हुई तो जब हमने एनालिसिस कर ली, हम समझ गए कि कमियां यहाँ थी। तो हल हमारे सामने बहुत अच्छे हमारे सामने हल है। हल क्या है कि हमें बिना बात की जो एंजाइटी है, बिना जिसको जो इनसिक्योरिटी मैंने कहा, ये बिना बात की एंजाइटी है। बिना बात का स्ट्रेस लिए करके किसी चीज को एनालिसिस करना और एनालिसिस करते चले जाना, उस चक्कर में हमसे शायद गलती हुई, दूरी हमने अपने आप बढ़ा ली। तो मुझे इस इनसिक्योरिटी को खत्म करना होगा। दूसरा, अपने ऊपर और बच्चे पर विश्वास करना होगा। आई बिलीव यू बेटा, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, मैं खुद पे विश्वास करती हूँ। ये शब्दों में बड़ी ताकत होती है और इस ताकत के संग हम इस दूरी को कम कर सकते हैं। तीसरी बात हल क्या है? कंपैरिजन और हाई एक्सपेक्टेशन। जैसा कि अब बाकी हमारे पुराने स्पीकर प्राची जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम एक्सपेक्टेशन से बहुत कुछ बच्चे से दूर हो जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा। और एक चीज जो कि अभी मंजू जी ने कही, स्पेस देना। इंस्ट्रक्शन ना दे के हम फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन दें एंड लेट द चाइल्ड डिसाइड। उसके डिसीजन का ऑनर करें, उससे कहें मैं तेरे संग हर डिसीजन में खड़ी हूँ, बट यू हैव टू अल्टीमेटली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो अभी बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जो इस चीज पे ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई हम कैसे बच्चे को इतना स्पेस दे सकते हैं, उसमें अकल कितनी है, उस पर एक्सपीरियंस ही कितना है, तो उसकी हर बात कैसे मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की अगर हम हर बात मान नहीं सकते तो हमें हर बात थोपने का भी अधिकार बच्चे पे नहीं है। और हम थोपेंगे तो बच्चा बोलेगा ठीक है अपना टाइम आएगा, और जिस दिन आएगा वो दूर हो जाएगा, और वही हो रहा है। तो इस बढ़ती हुई दूरी को देखने के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा वाक्य याद आता है, अभी कुछ दिन पहले अभी लाइव पे हमारी एक साथी मनोवैज्ञानिक, प्रबुद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर समधा जी ने एक बात कही कि कल तक जो बच्चा हमारी साड़ी का पल्लू पकड़ के आगे पीछे घूमता था, मम्मा मम्मा कह के हर बात हमसे शेयर करता था, 14, 16, 18, 20 साल का होते होते वो बच्चा जब खुद को कमरे में बंद करता है तो हमें जाके शीशा जरूर देखना चाहिए। ये समय है इंट्रोस्पेक्शन का, वही हमें करना है कि हमें शीशा देखना है कि हमसे कहाँ पे गलती हुई है बच्चे की परवरिश में। हम क्या ऐसा अनचाहा अनजाने में बच्चे को दे गए हैं और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस यही अपराध हर बार में करता रहा, फूल चेहरे पे थी और आईना मलता रहा। तो अगर हम टू वे एनालिसिस करें, अपनी भी और बच्चे की भी, और उसका प्रेजेंटेशन आरोप प्रत्यारोप के रूप में ना हो, फैक्ट्स के, इंफॉर्मेशन के रूप में हो, डिसीजन लेना दोनों के हक में हो, एक दूसरे पर डिसीजन इम्पोज ना किए जाए, तो शायद एक बहुत खूबसूरत अभिभावक और बच्चे के रिश्ते की हम कल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जी डॉक्टर आभा सक्सेना जी, आपने बहुत ही विस्तार से कारण और उनके निवारणों पर चर्चा की है। हम आपकी सुझावों को लेकर आगे फील्ड में बहुत समय देंगे और लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, उनके पेरेंट्स के बीच में काउंसलिंग सेशन चलाएंगे। हमारे बीच में मीरा नरोना जी हैं, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए अपने 30 वर्षों से समाज में उनकी शिक्षा को लेकर, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने को लेकर उनके बीच में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उनकी काउंसलिंग करना, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। तो 30 वर्ष का एक बहुत लंबा समय होता है जो दिव्यांग बच्चों के लिए समय दिया है। हम उनसे बहुत आभारी हैं उनके कि बच्चों को, ऐसे बच्चों को जहां हमारे समाज में लोग अपने बच्चे से, स्वस्थ बच्चे से परेशान हो जाते हैं और वो स्कूल में इतने बच्चों के साथ अपना 30 वर्ष बिताए। तो हम चाहेंगे कि मीरा नरोना जी हमें अगर सुन पा रही हैं तो प्लीज अपने सुझाव रखें। क्या मैम मुझे सुन पा रहे हैं आप?
अभी क्या वो उस पर हैं क्या? मीरा नरोना जी हमें दिख नहीं रही हैं, हो सकता है कभी कभी किसी और नाम से रहता है। तो प्लीज अगर मीरा नरोना जी आप बात सुन रही हैं तो आवाज आ रही है आपको तो आप अपने विचार रखें, नहीं तो हम डॉक्टर M.K. सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर बहुत ठोस सुझाव दें। डॉक्टर M.K. सक्सेना जी हैं, पूर्व प्रिंसिपल विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान पीपीएन डिग्री कॉलेज के रह चुके हैं और वो देश में विदेशों में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर देते हैं। जैसा कि समाज में भी सोशल फील्ड में भी बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। एक लाइन में यदि कहूँ तो वो देश के मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं, माने उनकी पर्सनालिटी है और उनका जितना भी वर्क करेंगे शायद हमारे लिए कम होगा। और डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि प्लीज अपने शॉर्ट में थोड़े से ठोस सुझाव हमें जरूर दें। माइक ऑन करिए सर। माइक डॉक्टर साहब आपका म्यूट है माइक, प्लीज ऑन करिए। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, ऑडिबल। आपको, नीलम जी को, सबको मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर मनोविज्ञान में तो 60-62 से रिसर्च चल रही है। मुझे याद है 1967 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुम्बा को एक इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमारे मित्र डॉक्टर KD कपूर भी एसोसिएटेड थे। इलाहाबाद के प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा साहब को एक प्रोजेक्ट मिला था और उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द मुगल सिंड्रोम। मुगल सिंड्रोम किताब में इंटर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट की बात है। और मुझे याद है कि कोई ऐसी सेमिनार, कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी मनोविज्ञान की जिसमें एक आध सिंपोजियम ना होता हो इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर या कुछ पेपर्स ना पढ़े जाते हों। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट या कुछ होता है हमारी सोच पे रहता है, हमारे एटीट्यूड पे रहता है। हमारे एटीट्यूड 3 ई से डेवलप होते हैं। पहला ये है इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट, इमीडिएट नेबरहुड एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, रिलीजियस एनवायरनमेंट। पहला ई एनवायरनमेंट है जो हमारी सोच का निर्माण करता है। दूसरा है एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जनरेट पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जनरेट नेगेटिव एटीट्यूड्स। दूसरा है एक्सपीरियंस लाइफ और तीसरा एजुकेशन, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन जो हमें स्कूल कॉलेज में मिलती है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो मदर हमको देती है, मदर पहली टीचर है, परिवार से हमें मिलती है। तो ये 3 ईज हैं और जो हमारे 3 ईज हैं वो हमारे बच्चों के 3 ईज से डिफरेंट हैं। हमको सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था उस समय। हम लोग जानते नहीं थे सोशल मीडिया क्या होता है। हमारे टाइम में बचपन में तो ये टीवी भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं थे। आज की जो ईज में, इन्वायरमेंट में जो हमारे बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उसे मीडिया क्या परोस रहा है और उससे भी उसके एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए और पेरेंट्स अगर ये नहीं समझते हैं, क्योंकि एटीट्यूड चेंज, सोशल चेंज ये बहुत जरूरी है। आप कल्पना कीजिए जिन सोसाइटीज में सोशल चेंज नहीं हुआ है, आज भी हम उनको ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं उनको। वो आदिकाल से इस पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं। वो उनकी संस्कृति आदिकालीन है, सोच आदिकालीन है। तो अगर हमारी नई जनरेशन की सोच, हाँ, जैसा कि कहा गया
कि पेरेंट्स फैसिलिटेटर हों, उनको दिशा दें, लेकिन इंट्रूसिव ना हो, अपनी बात थोपे नहीं। तो ये चीज जरूरी है कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे समय का, और हम लोग क्या करते हैं कि अपने समय से कंपेयर करने लगते हैं। जैसा अभी आभा ने भी कहा, ये बहुत गलत है। इससे क्या है, और एक और चीज बता दें, चाहे इंटरजनरेशनल कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, हर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के 4 फैक्टर, 4 स्ट्रेटजीज होती हैं: कंप्रोमाइज, कंपनसेशन, कंसिलिएशन एंड कन्फ्रंटेशन। तो आज जो है, हम लोग के टाइम में कंप्रोमाइज हम लोग करते थे। हमने कुछ गलत किसी रास्ते गए, पेरेंट्स ने कहा ऐसा करो, वी कंप्रोमाइज्ड, और पेरेंट्स कंप्रोमाइज कर पे कंपनसेट भी करते थे। कोई नई चीज जो पसंद की चीज है वो दे दी, उस दिन पसंद का खाना बना दिया, इसी तरह से भी कंपनसेशन हो। और तीसरी चीज कंसिलिएशन, बातचीत से कन्फ्लिक्ट को सुलझाते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है, इन तीनों को छोड़ के कन्फ्रंटेशन पे है। वो पेरेंट्स से यानी सामने खड़ी हो जाती है क्योंकि टीवी पे देख रही है, और जो उसके सोच है वो 3 ई से बनने है। तो एक चीज मैं बताऊं कि मैंने एक टूल डेवलप किया था बहुत पहले 1976 में, CRPBI, चिल्ड्रंस रिपोर्ट ऑफ पेरेंटल बिहेवियर इन्वेंट्री। ये शोल्डरमैन की थी। शोल्डरमैन 74 में मुझे मॉन्ट्रियल में मिला था, उसने मुझे टूल दिया था, बहुत अच्छा टूल है। और इस टूल को मैंने इंडिया में अडॉप्ट किया था। और हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हम बच्चों क्या एटीट्यूड रखें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे हमें कैसा परसीव कर रहे हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ आर वी बीइंग परसीव्ड बाय द चिल्ड्रन, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि समय कम है, इसमें तो मैटर बहुत ज्यादा है, कहा जा सकता है, क्योंकि पेरेंटिंग पे मेरा विशेष रोल है। मैं यही चीज कहूँगा पेरेंट्स को, 3 सुझाव देता हूँ। नेवर ओवर एक्सपेक्ट। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी एम्बिशन बच्चे पर लाद देते हैं, ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। एक बच्चे को उसकी पोटेंशियलिटी के हिसाब से एक्सपेक्ट कीजिए। एक क्लास में 40 बच्चे हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद स्कूल क्यों पकड़े रहता हूँ, आज भी मेरे पास एक स्कूल है, मैं किसी न किसी को रिस्ट्रिक्टेड रहता हूँ, क्योंकि जो हंचेस मैंने अपनी सर्विस पीरियड में डेवलप किए थे, उनका वेरिफिकेशन होता है, उनको मैं प्रैक्टिकल रूप से यानी वेरीफाई करता हूँ। तो एक ये चीज, एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 की माता श्री अगर ये कहे कि हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, वो नहीं आएगा। तो ऐसे में हमें रियलिस्टिक होना चाहिए बच्चे से एक्सपेक्ट करने में। और बच्चा नहीं तो स्ट्रेस में चला जाता है और वो मेंटल मैचिंग प्रोसेस में इंडल्ज करता है कि हमारी मम्मी की एक्सपेक्टेशन है हम फर्स्ट आए, हम 12th आ रहे हैं। 40 की क्लास में बच्चा 12th आ रहा है, कहीं से खराब नहीं है, लेकिन उसके मन में आता है और इससे वो पेरेंटल रिजेक्शन परसीव कर सकता है। और पेरेंटल रिजेक्शन जब वो परसीव करता है तो इसमें एक बात और आ जाती है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है। और फ्रस्ट्रेशन के जो काजेज हैं उनमें एग्रेशन भी एक है, और बच्चा जो खड़ा हो जाता है माँ बाप के सामने सीना तान करके, वो इसलिए भी होता है। दूसरी बात है, नेवर ओवर प्रोटेक्ट। बच्चे को हमेशा बच्चा मत समझिए। जब बच्चा 5th 6th में आने लगता है तो अपने को वो एडोलसेंट से, वो लेट चाइल्डहुड वाला बच्चा अपने को परसीव करने लगता है कि वो एडोलसेंट हो रहा है, और पेरेंट्स उसको वही परसीव कर रहे हैं कि हमारा अभी ये छुआ मुन्ना बच्चा है। तो उससे बच्चा बहुत चिढ़ता है। बच्चे को यहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट होता है कि हम तो बड़े हो रहे हैं और मम्मी हमको वही समझ रही हैं। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है, नेवर इंडल्ज इन सिबलिंग कंपैरिजन। किसी कंपैरिजन में मत इंडल्ज कीजिए, नहीं तो बच्चा जो टूट जाता है। और इस तरह से और एक और चीज है, बच्चे को मैं अक्सर कहता हूँ कि पेरेंटिंग में हमें उसको पॉजिटिव ट्रेट्स भी डेवलप, उसको नो कहना भी। आजकल बच्चे जो हैं उनका स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत कम है। हम लोग अभी इमेजिन करते हैं
कि स्कूल में इतनी पिटाई होती थी, घर में ही पिटाई होती थी, स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ता, रेजिलियंस बढ़ता। और मैं ये नहीं कहता कि पिटाई होनी चाहिए, उसके वो एक अलग विषय है, लेकिन हर बात में अगर हम यस कहते जाएंगे और उसको नो नहीं कहेंगे तो जीवन में तो जब वो संघर्ष करेगा तो नो भी सुनना पड़ेगा उसको, और जब नो सुनेगा तो टूट जाएगा, क्योंकि उसने बचपन में वो सुनना सीखा ही नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ सुझाव हैं, समय कम है। ये जो पुष्पा तिवारी जी ने जो टॉपिक दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरी बेसिक फील्ड है। और जो मैं कहता हूँ, और इसीलिए मेरा एक लास्ट में कर रहा हूँ कि पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड पॉजिटिव स्कूलिंग, इससे हम ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और इसीलिए एक कंसेप्ट है स्कूल फैमिली पार्टनरशिप्स, SCFs, स्कूल फैमिली पार्टनरशिप, और एक कंसेप्ट कैसल, कोलैबोरेटिव एकेडमिक सोशल इमोशनल लर्निंग। आज के पेरेंट्स उसके एकेडमिक लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, स्कूल भी एकेडमिक लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग की हम बात नहीं करते हैं। और सोशल इमोशनल लर्निंग जीवन में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। तो पुष्पा जी, नीलम जी, आप लोगों ने मुझे समय दिया, मैंने संक्षेप में अपनी बात कहने की कोशिश की। इसमें कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चूंकि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में बेहद महत्वपूर्ण हम लोगों को सुझाव दिए हैं कि बच्चों पे पेरेंट्स अपनी अपेक्षाएं के लेकर ये पूरा करे वो पूरा करे तो वो दबाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं और वो गलत दिशा में भटकते हैं। दूसरा, अपने बच्चों को बच्चा ना समझे, ये बहुत बड़ी बात है कि हमेशा हम बच्चों को बड़ा होने नहीं देते हैं एज ए पेरेंट्स। तो हमें उनके लिए भी इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए एज ए पेरेंट्स सभी को। और यस और नो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अभी यस सुनते हैं तो नो की उनकी हैबिट नहीं होती है, लेकिन नो सुनते हैं तो वो नकारात्मक सोच में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में डॉक्टर संगीता जी हैं, जो कि BEd डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल हैं, ऑक्सफोर्ड मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और चांगलर कानपुर में, जो कि आप छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सोशल फील्ड में भी बहुत सारे कार्य करते रहते हैं आप, और उनके भविष्य को लेके अगर किसी तरह से करते हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि बजट समय सीमा के साथ देना पड़ रहा है। तो हमारे बीच में संगीता प्रिंसिपल अगर हमें सुन रही है तो प्लीज ज्वाइन करें। Thank you, Pushpa ji. Thank you, Pushpa ji, inviting for me. Good evening, everyone. बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मंच में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं 10 साल से साइकोलॉजी की टीचर हूँ और 4 साल से मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ। बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा थोड़ा पैटर्न चेंज है। मैं ये बताना चाहूंगी, हमने बहुत सारे विद्वानों की बात सुनी, हर चीज को बहुत तहे दिल से स्वीकारा, किताबें पढ़ी हैं, सेमिनार अटेंड किए हैं, रिसर्च पढ़ी है, रिसर्च की भी है साइकोलॉजी में। लेकिन यहाँ मैं एक अपना एग्जांपल लेके चलना चाहूंगी कि मैं 2 युवा बच्चों की माँ हूँ, और जब मैं क्लास लेती हूँ तो वो सारी प्रॉब्लम्स बुक्स में आ जाती हैं और सामने सामने मुझे बच्चों में भी दिखती हैं, क्योंकि BEd के बच्चे जिस स्टेज से गुजर के आ रहे हैं, वो जब उनकी फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके बीच में, उनके पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंसेस हैं। तो जहाँ वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में बच्चा सामने आ रहा है, इधर मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे देखे। आज मैं ईश्वर का शुक्र मनाना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये गैपिंग है ही नहीं। तो इस मंच पे बोलने के लिए मैं बस एग्जाम्पल फॉर्म में एक सुझाव देना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं वो सेम है, सारे बच्चों में एक ही प्रॉब्लम है, समाधान भी हर बच्चे के लिए एक ही है। आज बच्चा कहता है कि हम कहते हैं कि बच्चे से बेटा ये ना करो, अगर बच्चा कहता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हम बहुत खुश हो जाते हैं, कोचिंग जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहाँ बच्चा कहता है मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो हमारी भौहें तन जाती हैं, हमारा इरिटेशन बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि ये सब ना करके अगर मैं इसको समाधान के रूप में देखती हूँ, तो आज मेरा बच्चा कहता है कि मामा
मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, देखो कौन सी शर्ट पहनूं। तो मुझे लगता है जाएगा तो वैसे भी वो मुझसे छिप के जाएगा। तो मैं हाँ बेटा ये पहनो, ये करो, ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई सफर मत करना। मैं हम उसको करियर ओरिएंटेड बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसकी चॉइस के साथ। डिस्टेंस आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, मतभेद हमारे बीच में भी होते हैं, लेकिन अगर हम पेरेंट्स उस दौर में लौट जाएं, हम उन्हें अपने उम्र के ना समझें। हम क्या कहेंगे कि नहीं, जब हमारे बराबर हो जाओगे तब समझोगे कि पेरेंट्स का स्ट्रेस क्या होता है। लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल अलग होता है, वो हमारे स्ट्रेस लेवल से मैच नहीं करता है। उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, मैं अपने पीयर ग्रुप में कैसा लग रहा हूँ, मेरा सोशल फॉलोअर्स कितने हैं, मेरी पढ़ाई का लेवल क्या है। पढ़ाई तो हम लोग जब कहते हैं तो मार्क्स, बेटा टॉप करता है, नो डाउट, बेटी भी मेरी टॉप करती है, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम साइकोलॉजिकल बच्चों के साथ 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 चलने लगते हैं। जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ हाँ ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बिल्कुल इसका समाधान ऐसे निकालेंगे। तो हम अभी हम लोग जितनी बात कर रहे हैं एक सिंगल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा दो बच्चों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत दूरियां बढ़ जाती हैं। कंपैरिजन की फीलिंग तो पेरेंट्स में आनी ही नहीं चाहिए कि जहां बच्चे, अगर हम दो बहन भाइयों में कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम बाहर उसके फ्रेंड से कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो भैया ने ऐसा किया, आपके मार्क्स इतने आए, देखो भैया ये कर रहा है या दीदी ये कर रही है, आप ऐसा कर रहे हैं। तो वहां भी बच्चा दूरी मेंटेन करने। तो हर बच्चे का एक क्षमता अलग होती है, कार्य क्षमता अलग होती है, मेंटल स्ट्रेस अलग होता है, मेंटल लेवल अलग होता है, उसकी लर्निंग पावर अलग होती है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीट करना शुरू कर दें कि ठीक है हाँ दीदी ये कर रही है, आप बेटा यहाँ अच्छा कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये दूरियां हम कम कर पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसे पिलर हैं, बच्चे हमारी फैमिली के इतने स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, अगर यही फ्रस्ट्रेट हो गए, ये डिप्रेशन में चले गए, तो हमारा जो इंडियन कल्चर है वही झरमरा जाएगा, वहां फिर हम कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। और ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है। हमें अपना ईगो नहीं लाना चाहिए। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं बच्चे से कि नहीं, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम एज में आपसे बड़े हैं, हमने बहुत समय देखा है, तुम अभी क्या जानोगे। लेकिन वो हमारी बातें नहीं समझ रहे हैं, वो अभी अपने दौर को समझ रहे हैं। वो पलट के बोल देंगे आप हमारे टाइम को नहीं जानते हो, हमारे समय, आपके टाइम में ऐसा होता था, हमारे समय में ऐसा होता है। तो हम अपनी बात उस पर ना थोपें, हम कहें हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम किशोर बन जाएं, क्यों हम एडल्ट बने। एडल्ट हम अपनी जगह हैं, हम एक अच्छे पेरेंटिंग है, हमारे पेरेंटिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं है, उनके संस्कारों में कोई कमी नहीं है। बस एक जहाँ एक कमी आती है वो अंडरस्टैंडिंग की आती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, हम छोटे बन जाएं। हमें बहुत सी चीजें बच्चे हमें सिखाते हैं, हम टेक्नोलॉजी में इतने फॉरवर्ड नहीं है, हम बहुत आसानी से कह देते बच्चा हमको ये नहीं आता, हमको सिखाओ। तो बच्चा एक कॉन्फिडेंट फील करता है, अरे मैंने मम्मा को सिखा दिया, अरे मैंने अपने पेरेंट्स को सिखा दिया। तो फिर वो हमारी बात भी उतनी आसानी से ले लेते हैं, भैया तुमको ये नहीं आया, हाँ 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 हम भी सीख जाएंगे। तो हमें छोटा बन के भी काम करना होगा। ये नहीं कह रही कि दूरियां दोनों साइड से हैं। अगर बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर दूरियां बढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स भी दूरियां बढ़ा रहे हैं। पेरेंट्स भी अगर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी जिंदगी है, अपने आप भुगतोगे तो अपने आप समझोगे। लेकिन ये सोच हमें भी चेंज करनी होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जो आगे चल के तभी हम अच्छे रिलेशन बना पाएंगे, जब आज हम इस चीज को बहुत आसानी से ले लेंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल समझें, उनका स्ट्रेस लेवल समझें। वो हर बात के लिए एक आइडियलिस्टिक फॉर्म पेश करना जरूरी नहीं होता है। हम हर बात में एक आइडियोलॉजी ले जाएं कि नहीं नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा। अरे ठीक है, कभी मूवी चला गया, कभी पार्टी कर रहा है, हाँ 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 भैया हमको फोटो दिखाना, अगर हम इंजॉय नहीं कर पा रहे उसके साथ, हाँ हमको फोटो दिखाना, हम भी इंजॉय करेंगे। तो वो टच में आएगा, थोड़ा ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा तो वो अपनी सारी बातें हमसे शेयर करेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये दूरियां बच्चों को मेरे बच्चों को बहुत आसानी से पता है कि अगर मम्मा के साथ कितनी भी बड़ी से बड़ी बात लेके चली जाएं तो बहुत इजीली ले लेंगी और हर चीज का समाधान निकाल देंगी। तो मुझे लगता है कि हम कंपैरिजन ना करें, बच्चों को डिसीजन को एक्सेप्ट करें, चाहे वो रॉन्ग डिसीजन हो। आज रॉन्ग है, वो खुद से जज करेगा कि हाँ ये मेरा रॉन्ग डिसीजन हो गया। अगर वो आज मूवी देखने चला गया तो 3 घंटे तो गए, 3 घंटे वो कहीं तो सफर करेगा इस चीज को।
जहाँ सफर करेगा वो खुद से समझेगा, हाँ आपने 3 घंटे वहां बर्बाद किए तो आपको यहाँ ये सफर करना पड़ा। तो सेल्फ डिसीजन टेकर वो खुद से बनेगा, ना हम उससे अपनी बातों पे, और उसकी हर बात को लिसनिंग पावर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। हम बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसके साथ क्यों घूम रहे थे, वहां क्यों जा रहे थे। थोड़ा पेशेंस पेरेंट्स को भी बनाना होगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक रिश्ता है। जहाँ एक बार दूरियां मेंटेन हो जाती हैं तो इसको कवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये उम्र का तूफानी दौर है। इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, और तूफान में अगर हम जितने बैरियर्स लगाएंगे उतना ही डैमेज होगा, और डैमेज यहाँ होता है, हर्ट में होता है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चा हो। बच्चा भी बहुत खुश नहीं रहता है पेरेंट्स से अलग रहकर, और पेरेंट्स तो शायद पूरी जिंदगी बच्चे के इर्द गिर्द ही गुजारते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब इस चीज को तहे दिल से स्वीकार करें कि हमारा अपना बच्चा है, ट्रस्ट लेवल बढ़ाएंगे उसके साथ, उसके हर डिसीजन के साथ खड़े रहेंगे, उसको आजादी देंगे, लेकिन उस पर निगाह भी बारीक रखेंगे। हमारा काम बड़ा है, नो डाउट, पेरेंट्स का काम बहुत बड़ा है, एक पेरेंट्स के फॉर्म में, एक उसके मित्र के फॉर्म में। उस एज में हमको बार बार वापस जाना होगा कि आई एम आल्सो एडोलेसेंट। तो मैं बस अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुनना है, बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। सखी केंद्र को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने विद्वानों से मिले, और आज ऐसा टाइम है तो वेबिनार के थ्रू मिल रहे हैं। कल मैं अपने कॉलेज में अगर सेमिनार कराती हूँ सबको जरूर आमंत्रित करूंगी। बार बार धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी। और हम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे को पैदा कर, कंसीव करने से लगा के और उसको एक अच्छा इंसान बनाने तक की जो प्रक्रिया है वो आनंद और तपस्या की मिश्रित प्रोसेस होती है। यस तो जी मैम, प्लीज थैंक यू डॉक्टर संगीता जी, आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं कि उम्र की तूफान है, दौर है, जो उम्र की तूफान का दौर है उसमें बच्चों के साथ, हर उम्र के साथ चलना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम हमारे बीच में डॉक्टर राव हैं, सामाजिक और आर्थिक सलाहकार विशेषज्ञ। हम उन और समाज के लिए भी बहुत योगदान करते हैं, काउंसलिंग सेशन चलाते हैं, समाज में सोशल फील्ड में भी बहुत कर रहे हैं। हम चाहेंगे डॉक्टर राव जी, अगर हमें सुन पा रहे हैं प्लीज। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया सर, हमें सुझाव की जरूरत है क्योंकि आर्थिक का मामला है, आर्थिक और बढ़िया, तो हम चाहेंगे कि आप जो खुशियां हैं जो वो सुझाव में आप देंगे। जी मैं पहले नीलम दीदी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा सेमिनार अरेंज किया और सब लोगों के बेनिफिट की बात यहाँ हो रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि सब लोग इकट्ठे होके, क्योंकि जो सीनियर लोग हैं वो उस बात का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, और जो थोड़े कम उम्र के हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि हाँ हमने ऐसा महसूस किया। तो जैसे मैं अपने फादर को क्रेडिट देना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तो वक्त के साथ उन्होंने हर चीज स्टेप बाय स्टेप मुझे बताते रहे। तो अब क्या होता है जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे मैम ने बोला कि एडोलेसेंट टाइम पे कोई जहन में आदमी के क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ जाएगा पूछने। तो मुझे हर बार ये मालूम रहता था कि मैं अपने पिताजी के पास वो सवाल का जवाब लेने जा सकता हूँ। तो मैंने कभी किसी सवाल का जवाब अपने घर के बाहर नहीं ढूंढा। घर के बाहर नहीं ढूंढा इसलिए मुझे सारे सवालों के जवाब सही और उचित मिले। अगर कोई ऐसे ही बच्चा हो जिसके घर में वो सवाल की व्यवस्था नहीं होगी, जवाब की व्यवस्था नहीं होगी, तो वो बाहर जाके पूछेगा। अब बाहर हम लोग सब लोग जितने भी मेंबर हैं इस डिस्कशन में, अगर ये समझें कि उसको क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको जो सवाल है उसके जहन में उसका जवाब उसको मिलेगा, गलत मिलेगा या सही मिलेगा। 90% लोग ये समझते हैं कि बाहर अगर जवाब ढूंढना जाए तो गलत ही जवाब मिलेगा। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन गैप वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए। मैं बहुत शुभ शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूँ जैसे कार रेस में एक नेविगेटर होता है और एक ड्राइवर होता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में कभी किसी एक समय तक पिताजी ड्राइवर होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं उनपे। कभी कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिताजी एज ए नेविगेटर काम करते हैं। कभी तो जब हम अगर हम किसी को ड्राइविंग में मदद कर रहे हैं तब हम
उसको ये बताएं कि ये देखो बेटा इस तरफ से चलो तो ये रास्ता ठीक रहेगा। लेकिन हम उसको ये जब वो गाड़ी चला रहा है तो उसको ये हम लीवे दें, उसको ये फ्रीडम दें कि वो थोड़ा डिसीजन अपने हिसाब से कर पाए। अभी कभी कभी क्या बच्चों में एक नया कॉन्सेप्ट आजकल चला है पेरेंट्स में, जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं, कि बच्चों के ऊपर पेरेंट हेलीकॉप्टर की तरह डमडमाते रहते हैं पूरे टाइम, सब चीज देख रहे हैं, हर चीज मॉनिटर कर रहे हैं। वो भी करना जरूरी है, लेकिन एक समय तक। अगर आपने कोई बच्चे को कोई बात सिखाई और आप वहीं खड़े हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे या ये नहीं जांच पाएंगे कि आप नहीं होगे तो बच्चा कैसे करेगा। तो आप बच्चे को सिखाएं कोई बात, उसके बाद उसको आप अपना हट के दूर से उसको अकेले में समय दें, ताकि वो जब आप उसको सही बात बताएं तो बिना आपके डर के, बिना ये देखे कि मम्मी या डैडी दादा दादी कोई देख रहा है, तब भी वो जब सही काम करेगा तब आपका जो संस्कार है वो पूरा होगा। जैसे नीलम दीदी ने बताया था कि जो संस्कार है वो तो इतना जरूरी बात है, वो तो लोगों को हर हाल में बात समझनी चाहिए। कि अब जैसे एक और मैं छोटी बात बोलूंगा कि बच्चा, हस्बैंड वाइफ रात में लेटे हैं, बच्चा छोटा बीच में सो रहा है या आधी कच्ची नींद में, अब पिताजी और मम्मी दोनों आपस में दिन भर की चर्चा कर रहे हैं। अब वो क्या चर्चा कर रहे हैं वो बच्चा कभी कभी आधी पूरी बात सुन रहा है। तो हमको ये हरदम ध्यान देना है कि अब कभी क्या है कि मान लीजिए पेरेंट्स से, सास ससुर से कोई दिक्कत है तो उनके बारे में कोई बात हो रही है, या पिताजी को ऑफिस में कोई दिक्कत है या और कोई परेशानियां हैं वो डिस्कस हो रही हैं, या कोई और ऐसी बात जो बच्चे के लिए उचित नहीं है उस माहौल में वो हो रही है, तो बच्चा उसको ग्रैस्प कर रहा है। तो वो हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के सामने हम किस तरह के डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, तो उसको वो चीज होगी। तो जो अपना संस्कार सिस्टम है उसमें यही सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो अगर उसी टाइम पे ये फादर और सन के बीच में, देखिए वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो लोगों ने शेयर की कि फादर और सन या पेरेंट्स और उनको होना चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है। वो दोस्त भी होना चाहिए, बच्चों में माता पिता का डर भी होना चाहिए, पिता में बच्चों के लिए एक कंपैशन भी होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो वो एक मतलब एक रोल, एक स्टेज शो की तरीके है कि हर आदमी हर रोल थोड़ी थोड़ी देर में प्ले कर रहा है, ना ही कोई इसमें हीरो है ना ही कोई इसमें साइड हीरो है, सब लोग इम्पोर्टेंट है। हर आदमी का स्टेज पे एक अपना टाइम है, वो सब रोल जब अच्छे से प्ले करेंगे तब वो पूरा प्रोग्राम अच्छे से संपन्न होगा। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है सिंपल ड्राइविंग का। दूसरा, बच्चों के बीच हम ये समझ लेते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, वो नहीं कुछ समझ सकता है, उनके बीच में हर तरह की शेयरिंग करते हैं तो शायद बच्चों के दिमाग को उसका असर बहुत पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जैसा कि आपके सुझाव में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर डिम्पल सिंह हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश इंग्लिश क्लब को रन कर रही हैं और अपने सोशल फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। और काउंसलिंग में उनकी विशेषताएं हैं कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चलाती हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के विषय पे वो ठोस रणनीति और ठोस विचार सुझाव हों। डिम्पल जी, सुन पा रहे हैं आप? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। जैसे बहुत ही, मैं जब से मीटिंग में हूँ मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे विचार सबने बताए, सबने हमें बहुत चीजें बताई हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। आपका वीडियो नहीं थोड़ा सा शायद आप अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगी तो और अच्छा रहेगा। शुक्रिया। अब मैं थोड़ा सा मैं अपने तरफ से बताना चाहूंगी कि जैसे हमने बात करी, आपने म्यूट कर दिया था, हमने अनम्यूट करा तो वो ऐसा हो गया। वैसे भी अब खत्म हो गई मम्मी। हेलो, हेलो, हाँ जी मैम, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। तो मैं ये थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूंगी मनोविज्ञान का के बारे में। जब हम देख रहे हैं आज के समय में कि बच्चों पे बहुत दबाव है, बहुत उनमें एक बहुत प्रतिस्पर्धा है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की, और ये दबाव उन पे कहीं ना कहीं उनके माँ बाप और जो हमारा समाज है वो डाल रहा है। हमारे टाइम में एक हमें सुविधा थी कि अगर बच्चा अपना पढ़ाई अच्छी कर रहा है या उसका
आचरण अच्छा है तो उसे समाज में एक स्थान मिल जाता था। लेकिन आज जो है बच्चों पे हर तरीके से आगे बढ़ने का, वो डांस क्लास हो, चाहे वो उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, या पढ़ाई में एकदम वो 90% मार्क्स लाने के लिए उन पे बहुत ज्यादा एक जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि इस तरह की चीजों को हमें कम करना चाहिए। हमें बच्चे की काबिलियत को देखना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में काबिल है, वो कितना आगे बढ़ सकता है, और उसी तरीके से उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इससे ये होगा कि बच्चा कभी भी दबाव में नहीं आएगा। और इस तरह के जो केसेस आजकल सामने आ रहे हैं जहाँ पे परसेंटेज कम हो जाती है, बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसमें सिर्फ उसके बाद माँ बाप के पास एक पछतावा रह जाता है। तो गैप कम करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि हम लोगों को बच्चों को किसी भी चीज का दबाव नहीं डालना चाहिए। धीरे धीरे उनके अंदर से एक ज्योति सी उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें वो लोग खुद आगे बढ़े, खुद मेहनत करें, और वो अपने आसपास हमेशा ही ये ना देखें कि वो क्या चीज किससे कम कर रहे हैं, किससे ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और सुझाव है, वो ये है कि सारे ही बच्चों में हमें जो उनके अंदर एक आजकल मटेरियल को लेके, मतलब फोन, कपड़े, खिलौने, सबको लेके बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। तो हमें उनके अंदर थोड़ा सा मॉरल और वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ चीजों से नहीं अपने आप को आके, वो अपनी मॉरल वैल्यूज से भी अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करें और बहुत ज्यादा सामान और मटेरियल के उसमें ना रहें। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी मेरे हिसाब से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ऑलरेडी दे दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही कम समय में अपने अपने सुझाव दिए हैं कि बच्चों पे आगे बढ़ने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए कि परसेंटेज क्या है और आगे क्या लाना है। उन्हें फील्ड स्वयं चुनने देने के एक मौका देना चाहिए, और उनके आधुनिक चीजों पे जो हम बीच में ये तय करते हैं कि वो फोन पे इतना समय दें, इतना ना दें, तो उनकी फ्रीडम होनी चाहिए और साथ में शेयरिंग करनी चाहिए उनके साथ। हमारे बीच थैंक यू। मीरा नरोना जी, अगर हमें सुन पा रही हैं प्लीज ज्वाइन करें। पुष्पा, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नीलम जी, मेरी समस्या अगर डॉक्टर आराधना गुप्ता हो, वो मेडिकल कॉलेज में है और वो बच्चों को, पेरेंट्स को देखती हैं। हाँ, तो 2 मिनट उनके भी आप अगर सुझाव दे लेंगे तो जरूर बहुत अच्छा जरूर। होगा। डॉक्टर आराधना जी भी हैं, गुंजन जी हैं, और इसके बाद हम लोग प्रश्न का शुरू करेंगे। तो डॉक्टर आराधना जी प्लीज आप आइए। डॉक्टर नरोना जी हैं, वो सॉरी मीरा नरोना जी हैं क्या, ज्वाइन है? मीरा नरोना जी नहीं दिख रही हैं। आप डॉक्टर आराधना जी हैं, तो अगर वो हमारी आवाज सुन रही हैं तो प्लीज आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। और हमारे बीच बस अब इसके बाद प्रश्नकाल ही शुरू है। डॉक्टर आराधना जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हाँ जी, मैं अभी तक आप जितने लोगों ने अपने विचार प्रकट करे हैं उनमें से सुन रही थी, और बहुत ही आराधना अच्छे जी, आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो। अच्छा जी।
हेलो जी, हेलो जी क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, हाँ, मैं रात्रि से आपकी आवाज आ रही है। जी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी पेरेंटिंग की टेक्निक्स को लेकर। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा कि जब डिसिप्लिन को लेकर फैमिली में अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी इन द सेंस जैसे किसी भी छोटी बड़ी विषय पर अगर माता और पिता की राय में मतभेद हो, तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे टीवी देखना है तो माँ कह रही है अभी नहीं देखना है, फादर आए उन्हें अलाउ कर दिया, तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। इसी तरह के अन्य मुद्दों पर भी अगर कंसिस्टेंसी बिटवीन पेरेंट्स एंड द अदर फैमिली मेंबर्स नहीं होता तो मुझे लगता है कि बच्चों में बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब आप सेट रूल के थ्रू उनकी पेरेंटिंग नहीं होती है तो भी वो अपने निर्णय लेने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं पाते। तो स्टार्टिंग चाइल्डहुड से ही इन सब चीजों की हमें करनी है। और अगर हम पेरेंटिंग का बेसिक रूल कि कंसिस्टेंसी ओवर पर्सन, प्लेस और टाइम मेंटेन करें और बच्चों को आपसी एक सहमति के संग उन्हें एक निश्चित सेट ऑफ रूल्स दिए तो बच्चे काफी अच्छे से अपने निर्णय ले सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और अपने एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आराधना जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में अपने सुझाव हमें दिए हैं। इसी के साथ में डॉक्टर कुंजन जी हैं क्या हमारे बीच में? ज्वाइन किया है डॉक्टर कुंजन जी? हाँ जी पुष्पा जी। डॉक्टर कुंजन जी मनोचिकित्सक हैं और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ भी हैं। वर्तमान में वो रेजेंसी हॉस्पिटल और कई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हम उनको सलाम करना चाहेंगे क्योंकि कोविड-19 के दौरान उन्होंने कई सैकड़ों लोगों की जान बचाई है जो डिप्रेशन में जा चुके थे, और अपनी सेवाएं देते देते हुए घर कब आती हैं, कब उन्हें सोना है, कब खाना खाना है, उनका कोई टाइम निश्चित नहीं है। और वो हमें सखी केंद्र को समय देने के लिए आज हम उन्हें विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कीमती समय निकाला। धन्यवाद डॉक्टर कुंजन जी। धन्यवाद पुष्पा जी। Thank you so much for inviting me and thank you so much for your kind words. मैं ही नहीं, आजकल के समय में सभी डॉक्टर्स एवं सभी नर्सिंग स्टाफ एंड जितने भी लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं या बिना जुड़े भी काफी सारी सेवाएं दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस समय से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में जो कि हमें दिया गया है, दैट इज जो बढ़ती दूरियां हैं एडोलेसेंट्स और पेरेंट्स के बीच में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी एज अ डॉक्टर जितने भी हम एडोलेसेंट्स और पेरेंट्स जो साथ में आते हैं उनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंडरलाइन कारण ये भी होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जैसे कि सभी ऑनरेबल स्पीकर्स ने अभी तक इतने सारे चीजें हमें बताई, हमें सुझाई कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों के रिलेशन में, एडोलेसेंट्स के रिलेशन में, तो मैं उन सब चीजों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट जो कि हर इंसान अपने घर पे कर सकता है, दैट इज पेशेंटफुल लिसनिंग। पेशेंटफुल लिसनिंग का मतलब है कि यदि बच्चा या एडोलेसेंट हमारे पास आ रहा है और हमें कह रहे हैं कि हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है या मुझे कुछ कहना है या किसी इवेंट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो हमें उसको तुरंत ही नकारना नहीं चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए। पेशेंटफुल लिसनिंग का मतलब है कि हम जब सुन रहे हैं तो हम ऐसे बिहेव करें कि जैसे कि हमें उस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है और हम सुनने को तैयार हैं और हम पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। एडोलेसेंट को ये ना लगे कि नहीं बस हमारी बात ऊपर से सुनी जा रही है, हमें समझा नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये, जैसे कि पहले भी ऑनरेबल स्पीकर्स ने बताया कि हमें आपस में जो चीजें हैं वो सामंजस्य कैसे बैठाना है। जब हम एक दूसरे को टाइम देंगे, जैसे कि हम कॉमन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि हम शॉपिंग जा रहे हैं, खाना साथ में खा रहे हैं,
रात में खाने के बाद आपस में सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, बच्चे भी और बड़े भी जब भी अपने व्यूज शेयर करें तो अगेन वही चीज आती है, पेशेंटफुल लिसनिंग। यदि हम एक दूसरे को समझें, सुने, तो मोर देन 50% प्रॉब्लम्स वहीं शायद सुलझ सकती हैं। तो शायद डॉक्टर्स के पास हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं एंजाइटी के, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, तो ये चीजें शायद घर पे ही सुलझ जाएं। जैसे कि आजकल बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल एंजाइटी बहुत चीज बढ़ रही है, वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम आपस में बात ही नहीं करते हैं कि हमें किस चीज से डर लग रहा है। हमें छूने से डर लग रहा है, हमें लोगों बाहर निकलने से डर लग रहा है, लोगों से बात करने में डर लग रहा है, लेकिन ये चीज बच्चे भी महसूस कर रहे हैं। हम बड़े तो आपस में बात कर लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं बात कर पाते हैं, और जब वो करते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका रीजन कई सारे हैं, या तो पेरेंट्स वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है सुनने का, और जब उनके पास टाइम होता है तो वो इतने थक जाते हैं कि उनके पास सुनने का ना तो समय है और ना इंटरेस्ट है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सभी लोग, सिर्फ एडोलेसेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं, एल्डरली मेंबर्स भी जो हैं आपके ग्रुप घर में, सभी लोग एक कॉमन टाइम निकालें और उसमें आपस में दिन भर की एक्टिविटीज को डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, अपने विचार जो भी आपने दिन भर में किया वो सब आपस में डिस्कस करें, समझें, ताकि हमें अपने घर के बड़ों से उस एक्सपीरियंस का फायदा मिल सके और शायद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर पे ही सॉल्व हो जाए। दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगी, जैसे कि पनिशमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। पनिशमेंट देने के तरीके, जैसे कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि पेरेंट्स ने मार दिया और बच्चा जो है लाइक एडोलेसेंट है। अब एडोलेसेंट ईयर्स में अगर माता पिता बच्चे पे हाथ उठा दें तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। तो पनिशमेंट कैसे देना चाहिए बच्चों को? पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से उसे कुछ कह दिया या मार दिया। पनिशमेंट देने का आई थिंक सबसे बेटर तरीका है कि बच्चे को किस चीज के लिए आप पनिश कर रहे हैं, पहले उस चीज के बारे में बच्चे से इलैबोरेटली पूरा सुन लें कि क्या हुआ था। उसके बाद में उस पूरे इवेंट में जो भी चीज बच्चे ने करी उसमें जो अच्छी चीजें थी, पहले उस चीज के लिए बच्चे की थोड़ा सा तारीफ करें या प्रोत्साहन दें उसको कि हाँ तुमने यहाँ तक तो ठीक किया था, बट उसके बाद में जो हुआ शायद उसका तरीका दूसरा हो सकता था। तो इससे बच्चा एकदम इरिटेट नहीं होगा, रेस्टलेस नहीं होगा, आप पे चिल्लाएगा नहीं, ना ही आप उस पर चिल्लाएंगे। तो शायद हम उस मैटर को थोड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे और ना ही हमारा रिएक्शन बहुत सीवियर होगा, ना ही बच्चे का रिएक्शन बहुत सीवियर होगा। Now, as a डॉक्टर मैं बताना चाहूंगी कि बिकॉज ऑफ दिस गैप्स एंड ऑल कई बार बच्चे बहुत सारी बीमारियों में चले जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड। हर रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, कॉलेज में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सब्सटेंस अब्यूज में चले जाते हैं, बच्चे नशे करने लग जाते हैं, जैसे कि सिगरेट पीने लग जाते हैं, पान मसाला खाने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, और कभी कभी कुछ लोग और आगे चले जाते हैं। तो ये सब जो कारण है, अगर हम इसमें बच्चे और उनके माता पिता शुरुआत से ही अपने आपस में ये जो पेशेंटफुल लिसनिंग है इस चीज को बढ़ाएं, तो शायद बच्चा उतने एक्सट्रीम लेवल्स पे ना जाए। पहले ही ये चीजें घर में डिस्कस होके वो अपनी एंजाइटी उस चीज पे निकाल दे या दूर कर ले, अपने जो भी उसके जो भ्रांतियां हैं या जो भी सजेशंस हैं वो आपको बताए, समझे। दूसरी चीज, कई बार हमें पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं, बच्चे आते हैं जैसे सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हम नहीं जान पाते कि एक्चुअली क्या हो रहा है। वैसे बच्चा ठीक है, लेकिन कभी भी कोई इवेंट होता है या कुछ होता है तो बच्चे में एकदम से सर में दर्द शुरू हो जाता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, वो खाना खाना कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कम्युनिकेशन गैप का ही साइन है। तो इस चीज पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चे में सिम्टम क्यों आ रहे हैं, उसको रोज रोज सर में दर्द क्यों हो रहा है, रोज पेट में दर्द क्यों हो रहा है, रोज की नींद क्यों खराब हो रही है। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे और जो उनके माता पिता हैं आपस में जो सामंजस्य नहीं बिठा पाते, या बच्चे माँ बाप को नहीं बता पाते, या माँ बाप बच्चों को समझ नहीं पाते। कई बार ये कारण होता है कि उनके रिपीटेड ये जो सिम्टम्स हैं दे कम आउट एज फिजिकल सिम्टम्स, एंड व्हेन ऑल इन्वेस्टिगेशन जब कराए जाते हैं तो समझ में आता है कि एक्चुअली रीजन कुछ और था। ये कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं था, बल्कि जो एक बहुत टाइम से चलता आ रहा जो बच्चा और माता पिता के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही थी, या बच्चा अपनी बात कह नहीं पा रहा था, तो इस कारण से लगातार होते 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 कई सालों तक या कई महीनों तक वो चीजें एक डिसीजेस में बदल जाती है। तो अगर हम शुरुआत से ही
ये चीजों पे ध्यान दें, जैसे कि सभी ऑनरेबल स्पीकर्स ने अभी तक बताया है, तो शायद हम ये डिसीजेस भी काफी हद तक कम कर पाएंगे और बेहतर इनका इलाज कर पाएंगे। हालांकि बच्चों को समझाने से और इन सब चीजों से ये सब दूर होती है, बट स्टिल अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स या फिर साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स या कोई भी इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो उनको दवाइयों की भी जरूरत है और इससे वो जल्दी इस एपिसोड से बाहर निकल आएंगे। Now again I would like to thank everyone for inviting me. Thank you so much सखी केंद्र, and आगे भी अगर मेरी कुछ भी सेवाएं की जरूरत है तो आप बिल्कुल से कह सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू कुंजन जी। सखी केंद्र में अबाउट 100 से 150 केसेस इन अ मंथ सिर्फ कानपुर में आते हैं महिलाएं आके। और इधर हम आपको लोगों को बताएं कि लॉकडाउन के बाद से इनकी संख्या 300 के ऊपर पहुंच गई है। हमारे यहाँ जिस समय लॉकडाउन में लोग घरों में थे, उस समय हम लोगों को एक्स्ट्रा लोगों को बैठाने की जरूरत पड़ी ताकि लोग काउंसलिंग कर सकें। बहुत केसेस आते हैं और उसमें बहुत ज्यादा ये जो आज बहुत सारे लोगों ने बातें रखी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि खजाना है जो अब हम इसको एडिट करके और जब ये मैक्सिमम बूस्ट करके लोगों तक पहुंचाएंगे तो शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा लोगों के लिए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब हम एक तो हम बच्चे किसे कहते हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चे की जब शादी हो जाती है 20 साल के, 22 साल के, 23 साल से 24, 30 साल का, तो पता नहीं क्यों हम उसको बिल्कुल अपनी एज का मानने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी और उसके बीच एक दूरी हो जाती है। वो जो हम अपने बेटे के बाल सहला दिया करते थे, आओ हम तुम्हारे सर में तेल लगा दें, वो जो प्यार करते थे हम अपनी बेटी को, शायद वो भी कहीं ना कहीं दूरी होने लगती है। इधर लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पारिवारिक हिंसा यूपी में जो हम लोगों ने देखा कि लगभग मोर देन 37% बढ़ गई। साइबर क्राइम अबाउट 40% बढ़ गया। और ड्रग्स की स्थितियां हम आपको बताएं, शायद हमारी अच्छी पेरेंटिंग नहीं होने से, शायद हमें लगता है, कई बार लोग पूछते हैं कि तो क्या हम कमाए नहीं? तो दो तरह के लोग हैं। एक तो मार्जिनलाइज लोग हैं जिनके बच्चे सड़कों पर पल रहे हैं, जानवरों की तरह पल रहे हैं। माँ बाप दोनों सुबह चले जाते हैं और शाम को अगर वो अपने बच्चों को ठीक से खाना खिला देते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। हम उनके बीच भी जब लोगों को समझाते हैं, क्योंकि वो बच्चे अपनी उम्र के दोस्तों से सीखते हैं, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़ा हुआ तबका है, ये देश में 45 करोड़ से ज्यादा है। ये वो तबका है जिन माँ बाप को अपने बच्चों के लिए सिर्फ भोजन मुहैया कराने की जरूरत होती है, बाकी वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर हम पैसे से उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, जो आभा जी ने कहा कि जो हमको नहीं मिल पाया था जिंदगी में, वो हम उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ये भी दिक्कतें हो जाती है कि जब माँ बच्चे के लिए हर चीज दे रही होती है, जगह पे दे रही होती है, चाहे वो टीचर है चाहे वो डॉक्टर है, तो बच्चे को धीरे धीरे ये लगने लगता है ये मेरी माँ का फर्ज है। तो वो वहीं बैठ के चिल्लाता है कि माँ पानी दे दो, माँ ये कर दो। तो शायद आज जो बहुत सारी चीजें आई हैं उनको हमें समझना होगा और हमें ये देखना होगा। ये पेरेंटिंग बहुत आनंद की बात है, लेकिन बहुत तपस्या और बहुत जिसको कहते हैं बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं
उनका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा हम अमेरिका या कनाडा या कहीं जाते हैं, वहां जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो लोग अक्सर कहते हैं कि जरा हम काउंसलिंग लेने जा रहे हैं। मेरे को बड़ा अजीब सा पहले लगता था कि भैया अच्छे भले हैं, पहली बार जब हम 25 साल के थे तो हमारी एक दोस्त ने कहा जरा हम काउंसलिंग, तो हमें लगा इनका कुछ मेंटल प्रॉब्लम है लगता है। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ यही सीखा था कि या तो मेंटली हम ऑन होते हैं और या ऑफ होते हैं, बीच की जो प्रक्रिया है हम मेंटली परेशान हैं, टेंशन में हैं, ये सब हमें नहीं समझ में आती थी चीजें। तो हमें लगता है कि आज की जो मीटिंग है वो आज की जो वेबिनार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि हमारी अगर जरा सा भी हम ध्यान नहीं देते, बच्चों को पैदा करना पालना बहुत बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। इस समय ड्रग्स का जो बिजनेस है वो इतना ज्यादा फैल गया है। आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कि कानपुर स्मैक का सबसे बड़ा गढ़ है, और पुलिस अगर पता चल जाता है कि स्मैक लेता है लड़का या पति या जो, तो वो उसको अपने पास रखते भी नहीं है थाने में या चौकी में, क्योंकि उनको लगता है इसकी तबीयत गड़बड़ हो गई रात में या किसी समय तो हमको लाके देना पड़ेगा। तो हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। हम जिम्मेदार हैं अगर, तो हमें अपने बच्चों को भी, अपने आसपास के बच्चों को और माँ बाप को, और खास तौर पर वो तबका जो मार्जिनलाइज तबका है, जो दलित तबका है, जिसके लिए भूख की जंग और बच्चों के बेहतर परवरिश में जब वो चूज करते हैं तो भूख की जो जंग है वो जीत जाती है। तो उनके बीच भी हमें काम करना है। हम चाहेंगे अगर किसी का भी किसी से कोई प्रश्न है तो प्लीज जरूर रखें। आप दो स्पीकर हैं हमारे बीच में, डॉक्टर पूजा जी हैं और डॉक्टर स्मिता जी हैं चेन्नई से। तो हाँ, स्मिता अगर तुम कुछ रखना चाहती हो तो प्लीज। हाँ, स्मिता हमारे बीच डॉक्टर पूजा जी जो प्रोफेसर लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी CMG से कानपुर से किया है, सोशल फील्ड में वह बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और रॉ फाउंडेशन को वो रन कर रही हैं। तो हम उनसे चाहेंगे कि वो अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें जरूर प्लीज। डॉक्टर पूजा जी। थैंक यू पुष्पा मैम एंड नीलम मैम, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और सखी केंद्र को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, कुछ सजेशन मैं भी देना चाहूंगी। जो जनरेशन गैप है हमारा, जनरेशन गैप तब आता है जब दो पीढ़ियों में कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं, चाहे उनको पहनावे को लेके, उनके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को लेके, या उनके फैशन को लेके, उनके कल्चर को लेके, या उनकी रूटीन लाइफस्टाइल को लेके। जब भी डिफरेंस आता है वहां पे पैदा होती है हमारा जनरेशन गैप। बात है जनरेशन गैप को कैसे मिटाया जा सके, तो मेरे अकॉर्डिंगली जनरेशन गैप को कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों ही जनरेशन एक दूसरी जनरेशन से एडजस्टमेंट कर सकती है, उसको किसी भी तरीके से हम खत्म नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हैं, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या अंडरस्टैंडिंग गैप हो रहा है, तो उस चीज को हमें तुरंत खत्म करना चाहिए है। और कम्युनिकेशन गैप तो कभी भी नहीं आना चाहिए फैमिली में, अदरवाइज जो हमारी फैमिली की बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। तो हमेशा हमें लिंक में रहना चाहिए, साथ में समय बिताना चाहिए, ताकि कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, जो हमारा समाज है पिछले कुछ सालों में यदि देखा जाए तो लास्ट 20 इयर्स में जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारी सोसाइटी में चेंज आया है, वो बहुत ही तेजी से आया है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में आया है। पूरी जो हमारा कल्चर है, सोसाइटी है, हमारी लाइफस्टाइल, सब कुछ बड़े टेक्नोलॉजिकल वे में चेंज हो चुकी है। हम लोग टेक्नोलॉजी सेवी हो चुके हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट होने लगे। तो हमारे जनरेशन गैप का एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जो अभी की जनरेशन है वो फुल टाइम गैजेट्स यूज करती है, वो अपने व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडियाज हैं, फेसबुक वगैरह, उन पे इन्वॉल्व होती हैं। वो फैमिली सिस्टम को या 1-to-1 कम्युनिकेशन पे इतना ज्यादा जोर नहीं दे रही है। तो एक ये भी हमारे पास ये रीजन है जिससे कि जनरेशन गैप जो है हमारी बढ़ रही है। दूसरा, जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
बहुत ही ना के बराबर है। शहर में यदि गिने तो बहुत कम फैमिलीज बची हैं जो जॉइंट फैमिली रन हो रही हैं, अदरवाइज सिंगल फैमिली है। और अब तो सिंगल पेरेंटिंग का सिस्टम चल पड़ा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिससे कि जनरेशन गैप जो है डेवलप होता जा रहा है। पेरेंट्स का बच्चों का कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है। फिर एक जो नई वैरायटी है दैट इज द सैंडविच पेरेंट्स। सैंडविच पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, तो उनको एक गैप वहां भी मेंटेन करना है, दूसरा उनके खुद के बच्चे हैं जिनको वहां भी उन्हें वो गैप मेंटेन करना है। तो अब जो लेवल है हमारा 3 जगह डिवाइड हो गया, एक तरफ आपके पेरेंट्स है, दूसरी तरफ आपके बच्चे हैं, तो वो हो गया हमारा सैंडविचिंग पेरेंट्स। उनके पास और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं कि उन्हें दोनों तरफ एडजस्टमेंट करना है। तो डेफिनेटली, लेकिन इस बीच में जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो ग्रैंड चिल्ड्रन रहते हैं तो डेफिनेटली उनका जो गैप है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बड़े अच्छे से एडजस्ट होते हैं और उनके साथ काफी दोस्ताना व्यवहार करते हैं, और उनकी एक बाउंडिंग जो होती है वो पेरेंट्स की बाउंडिंग से बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही प्यारी होती है। बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी से बहुत ही अच्छे विचार प्राप्त करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं, और उससे उनका जो गैप है वो कम होता जाता है। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम हमारी चेंज होती जाती है। जनरली प्रॉब्लम आती है मिसअंडरस्टैंडिंग से, जब हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं या क्या वक्त की क्या नीड है, क्या डिमांड है, उस चीज को यदि हम प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि कई बार बच्चों जो है वो हमसे आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, या फिर वो कभी कोई अचानक से कोई सडन डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि घर छोड़ देना या रिलेशन ब्रेकडाउन होना, या कभी कभी वो सुसाइड भी ट्राई करते हैं, या फिर किसी नशे की लत लग जाती है, किसी चीज का एडिक्शन हो जाना। ये भी सारे रीजंस हैं जो कि हमें जनरेशन गैप को बढ़ावा देते हैं। मोर ओवर मैम मैं सॉल्यूशन देना चाहूंगी कि कैसे हम इस चीज को रिकवर कर सकते हैं। पहला सुझाव है जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग दे चुके हैं, तो उन पे मैं कम डिस्कस करना चाहूंगी। ज्यादा से ज्यादा हमें टाइम साथ में बिताना है। टाइम साथ में बिताने के साथ मैं कहूंगी बच्चों को भी कुछ देर उनको फ्रीडम से रहने दिया जाए, उनको मी टाइम दिया जाए, जिसमें कि वो अपनी खुद की क्या हॉबीज हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो उस चीज को डेवलप कर सके। फुल टाइम उनको प्रेशराइज ना रहना पड़े। और एक पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे। हमेशा हम अपने बच्चों को या फैमिली में बात करते रहते हैं कि अरे आप ऐसा कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, या पड़ोसी क्या कहेंगे, या मामा या चाचा क्या कहेंगे। तो ऐसा हमें कभी भी इम्पोज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि लोग क्या कहेंगे। डू वॉट एवर यू विश टू डू। उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो समझ में आता है, गाइडेंस करना पेरेंट्स का काम है, उनको सही रास्ता दिखाना पेरेंट्स का काम है। तो ना आप उनके पीछे लगिए और ना उनको कभी भी ये कहिए कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा जो मैं सजेशन देना चाहूंगी वो बच्चों से थोड़े बड़ी उम्र के लिए, यूथ के लिए है। सबसे पहले जैसे कि सक्सेना सर ने बताया है कि जो मदर होती है वो हमारी फर्स्ट टीचर होती है। तो सबसे पहले जब समाज में लेडी का स्टेटस जो है, वुमेन का स्टेटस है, यदि वो डेवलप होगा, उनको एजुकेट करा जाएगा, उनको प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगा, तब वो अपने जो हमारी नई पीढ़ी है उसकी वो अपब्रिंगिंग अच्छी तरीके से कर पाएगी, उसे सही गलत का पता होगा, तब वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएगी और उन्हें अच्छे से नॉलेज दे पाएगी, ताकि जो हमारी अगली पीढ़ी को जो यूथ मिलने वाला है, जो समाज को चलाएगा, जो इस देश को चलाएगा, उसकी ब्रिंगिंग यदि अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग करी जाएगी तो डेफिनेटली जो हमारा समाज है उसको भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से मिलेगा। इसके अलावा हमारे समाज में जो डाइवोर्स और रीमैरिज का कॉन्सेप्ट है उस पे भी हमें जोर देना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको हमें अपनाना चाहिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि कुछ पीढ़ी पहले या कुछ समय पहले इन सब चीजों को अच्छा नहीं माना जाता था। जो यदि कोई विडो लेडी है तो उसे समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था और उसको दूसरी तरीके से उसका रहन सहन करा जाता है। डिवोर्स है तो यही बताया जाता है कि लेडी में कुछ कमी होगी। तो हमें इन सब रीति रिवाजों को छोड़ना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि जो डिवोर्सी हैं वो रीमैरिज करें,
या विडो हैं, रीमैरिज का ऑप्शन है उनके पास, तो इस चीज को हमें सोसाइटी में लाना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो सोसाइटी के दबाव में ना रहे कि ये गलत चीज है या ये गलत बात है। सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको समानता का अनुभव होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं पुट करना चाहूंगी। और तीसरा जो मैं पॉइंट देना चाहूंगी वो है हमारा जो मूवीज और वेब सीरीज है, वो जो बढ़ावा दे रहे हैं समाज में, वो जिस चीजों को ला रहे हैं समाज में, उस पे कंट्रोल होना चाहिए, एक प्रॉपर सेंसरशिप होना चाहिए कि आप पब्लिक टेलीविजन पे क्या दिखा रहे हैं। जैसे कि आजकल वेब सीरीज जिसपे कि कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो काफी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो बच्चे देख रहे हैं और शायद वो गलत रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि अब जो हमारी एजुकेशन है वो पूरी ऑनलाइन हो गई है, बच्चों के हाथों में फुल टाइम गैजेट्स होते हैं और वो क्या चीज देख रहे हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक सेंसर इन सब चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए है कि किस एज ग्रुप की लाइसेंसिंग है, उसको कौन देख सकता है। वैसे तो ये चीजें कंट्रोल करी जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ये कुछ अनवांटेड सीन है, कुछ ऐसे कॉमन सीन्स हैं जैसे स्मोकिंग दिखाई जाती है या हार्ड ड्रिंक्स दिखाए जा रहे हैं, तो उस पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि जिसको बच्चों को उन सीन्स में ना डाला जाए। अदरवाइज जो हमारे बच्चे हैं वो भी उस चीज को देखेंगे और उसको वो कॉपी करना चाहेंगे। तो इस चीज को भी हमें रोकना चाहिए। दूसरा, जो भी हमारा गैप है बच्चों के साथ, उस गैप को फिल करना चाहिए। जनरेशन गैप ना सिर्फ बच्चों के साथ होता है, इनफैक्ट बॉस और एम्प्लॉय में भी हो सकता है, दो फ्रेंड्स में भी हो सकता है, स्टूडेंट टीचर्स में भी हो सकता है। तो उस गैप को हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। प्लस हमें अपने बच्चों पे फेथ रखनी चाहिए, और जैसे कि कहा जाता है इंग्लिश में लीप ऑफ फेथ, एक ऐसा पॉइंट जहां आपको अपने बच्चे पे यकीन करना होगा। जैसे चिड़िया का बच्चा जब पहली बार उड़ता है तो वो उड़ने की सिर्फ कोशिश करता है, हो सकता है वो पंख अपने फैलाते से ही वो गिर जाए, हो सकता है वो एकदम तेजी से ऊपर उड़ जाए। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे यकीन करना चाहिए और लीप ऑफ फेथ उन्हें लेना चाहिए ताकि वो खुले आसमान में उड़ सके। मैम, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगी। सखी केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पूजा जी, आपने एक उदाहरण देके बहुत ही सरल शब्दों में अपने विचारों को रखा, हम आपके बहुत बहुत थैंक्सफुल। हमारे बीच में डॉक्टर जी हैं चेन्नई से, क्या हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर स्मिता, बिल्कुल। डॉक्टर स्मिता जी ने अपनी पढ़ाई कानपुर से ही कंप्लीट की है। वो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही कार्य क्षेत्र में कर रही हैं। युवा बच्चों और पेरेंट्स के बीच में काउंसलिंग सेशन चला रही हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। वर्तमान में वो हिमालय कंपनी को भी ऑनलाइन अपनी सेवाएं दे रही हैं और सोशल फील्ड में और काउंसलिंग में स्पेशलिस्ट हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर स्मिता जी अपने आज को सुझाव दें, प्लीज। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नीलम दीदी, पुष्पा दीदी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और नीलम दीदी, जैसा आपने कहा कि ये आपका फेवरेट टॉपिक है, मेरा भी ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है जिसपे हम कितनी भी चर्चा कर लें, कितनी भी बात कर लें, इसका अंत कभी नहीं होगा। अभी तक कितने सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं और जहां तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही सभी एक्सपर्ट्स ने कवर कर लिए हैं। लेकिन एक जो निचोड़ अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का जो कारण है वो है डिफरेंस इन ओपिनियन। चाहे वो पहनावा हो, मोबाइल हो, टीवी हो, मूवी हो, फ्रेंड्स हो, पढ़ाई हो, ग्रेड हो, कुछ भी हो, डिफरेंस इन ओपिनियन अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है सारे माता पिता और बच्चों में दूरियों का। इसके लिए हम एज पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमें अब ये क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, घर छोटे होते हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम के फ्लैट्स होते हैं, तो कई बार जब हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, तो हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो इस कारण अगर आप बच्चों के सामने लड़ते हैं या हॉट डिस्कशन करते हैं तो बच्चे रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं, और जैसे जैसे रिस्पेक्ट कम होती जाएगी, ये डिफरेंस, ये ओपिनियन का कॉन्फ्लिक्ट और पेरेंटल के बीच में जो एक डिफरेंस है पुअर कम्युनिकेशन का, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एज पेरेंट्स हमारा ये कर्तव्य है, हमें ये ध्यान देना है कि हमें बच्चों के सामने अपनी लड़ाइयाँ नहीं लानी। हम उस वक्त का, उस पल का इंतजार करें जब हम अकेले में डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात।
बात जब युवा, टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स की आती है तो सक्सेना सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें वी शुड ट्रीट देम लाइक अडल्ट्स। वो अडल्ट हो चुके हैं, उनकी अपनी सोच है, जरूरी नहीं वो हमारी हर बात से सहमत हो, और जरूरी ये भी नहीं कि हम उनकी हर बात से सहमत हो। उसके लिए हमें रोल मॉडल बनने की जरूरत है। हम अगर लेट नाइट पार्टीज करेंगे, हम अगर उल्टी सीधी मूवीज देखेंगे, या हम अगर स्लीप ओवर्स करेंगे, या हम अगर किसी भी तरह का एडिक्शन करेंगे, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने बच्चों को मना कर सकें। इसलिए हमें रोल मॉडल बनने की बहुत जरूरत है। आप बच्चों को अगर कोई चीज मना करते हैं तो आपको ये खुद स्वयं सोचना पड़ेगा कि पहले हम तो नहीं कर रहे ऐसा, ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब भी हम बच्चों को सुने, ये मैम ने भी डिस्कस किया, तो हमें अपना एक कूल, एक काम, एक पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए, और बजाय उनको समझाने के उनके सुझाव लेने चाहिए। हमारे अब वो इतने समझदार हो चुके हैं कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स के अच्छे और नए तरीके के सुझाव हमें दे सकें, तो हमें उनसे सॉल्यूशंस लेने चाहिए कि हाँ बेटा तुम बताओ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो जब वो अपने आप को इस काबिल समझेंगे कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे सुझाव सुन रहे हैं, तो उनमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो कल को अपनी प्रॉब्लम्स भी आप तक लाएंगे। इसी के साथ आजकल का जो युग है, कई पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं और कई बच्चों के भी फोन आते हैं जहाँ पे बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी तो कुछ भी पहन के आ जाती हैं मेरे फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि और माता पिता दूसरी तरफ कहते हैं कि बच्चे हमें अपना लेवल का नहीं समझते। तो लेवल का बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप उनके जैसा पहनावा और उड़ावा करने लगे, वो एम्बैरेसमेंट का सीन हो जाएगा फ्रेंड्स के लिए। अगर कभी आपके बच्चे, आपके एडोलेसेंट, आपके टीनेजर्स के फ्रेंड्स घर पे आते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप केपरी और टी शर्ट पहन के निकले उनके सामने। आप अपनी एक डिसेंट इमेज, साड़ी में, सूट में, जो कुछ भी है, आप उसमें भी रह करके एक डिसेंट इमेज पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो उनकी बराबरी के आने के लिए आपको अपना पहनावा, अपना लुकआउट, अपने बाल छोटे कराना या उसकी जरूरत आपको नहीं है। तीसरी चीज, इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। उनको समझदार युद्ध समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि टीनेजर और पेरेंट, आज के युग में पेरेंट्स भी बहुत अलग किस्म के हैं और टीनेजर्स भी बहुत अलग किस्म के हैं। इसलिए पुराने जो पर्सपेक्टिव्स, पुराने स्टीरियोटाइप, जो एक सेट रूल्स बने आ रहे हैं, उस डिसिप्लिन या उस मैनरिज्म का एक्सपेक्टेशन अब हमें नहीं करना चाहिए। अब रूल्स बदल चुके हैं, हमें एक स्पेस देना चाहिए और उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए हमें ये एक यहाँ पे प्रॉमिस लेना चाहिए खुद से भी कि हम कोशिश करें कि जो काम हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, हम पहले अपने अंदर उसको, अपने आचरण में उसको पोर्ट्रे करें। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं और नीलम दीदी, पुष्पा दीदी और आपकी सभी सखी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्मिता डॉक्टर जी, आपने बहुत ही कम समय में कुल मिला के हम कहें कि रोल मॉडल बनना चाहिए और बहुत छोटे बड़े सुझाव दिए हैं। हम बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं आपके। हमारे बीच में कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं और कुछ यूथ भी जुड़े हुए हैं और हमारे कुछ सोशल फील्ड से भी लोग जुड़े हुए हैं। हम उनका भी आज की वेबिनार में पुनः स्वागत करते हैं। लेकिन अभी यदि किसी का, हमारे जो पैनल में विशेषज्ञ हैं, अगर उनसे कोई प्रश्न करना चाहता है तो आमंत्रित है, अपने हाथ ऊंचा करके बता दें। मैम उसको नाम बुला देंगी, प्लीज। क्योंकि हमारे बीच में मेरठ से भी हैं पेरेंट्स, इटावा से हैं, लखनऊ से हैं, काफी अलग अलग क्षेत्र से हैं, हमारे कानपुर से भी हैं। तो हम चाहेंगे कि यदि पेरेंट्स से संबंधित, बच्चों से संबंधित कोई प्रश्न है तो जरूर। हमारे बीच में डॉक्टर मधु जी हैं, यदि उनसे कोई प्रश्न करना चाहता है तो जरूर कर लें, क्योंकि प्रश्न काल का समय है। प्लीज। लगता है सभी के प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं हमारे विशेषज्ञों से।
किसी के मन में कोई सवाल है या किसी को लग रहा है कि कोई चीज छूट रही है, अगर हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्हें लग रहा है कि कोई चीज छूट रही है और वो महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप रख सकते हैं। नीलम जी, एक बात रह गई थी जरूर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर। हमने कई मेरे अपने खुद के अध्ययनों में ये देखा और ऑब्जर्वेशंस में भी कि न केवल पेरेंट्स बच्चों के लिए गोल सेट करते हैं, बच्चे भी आइडियल पेरेंटिंग उनके दिमाग में रहती। वो भी रखते हैं कि एक केस मैं बता रहा हूँ कि बहुत पढ़ने में लड़की अच्छी थी और उसके पिताजी और माता परिवार बहुत अच्छा संपन्न परिवार था, लेकिन पिताजी शाम को जब रात में आते थे तो दारू जरूर पीते थे और दारू पी के उसकी मम्मी की पिटाई करते थे और वो कभी कभी भाग के मोहल्ले में आती थी। लड़की को गिल्ट फीलिंग हो गई थी कि लोग क्या कहेंगे कि हमारी मम्मी को की पिटाई होती है। अच्छा परिवार था, वो व्यक्ति भी बहुत सज्जन थे, उनकी मैंने काउंसलिंग करने की कोशिश की। वॉज ए थारो जेंटलमैन। और एक और केस आया था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे भी आइडियल पेरेंट्स क्या हैं उनके दिमाग में इमेज होती है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले स्मिता जी ने कहा तो मुझे याद आ गया कि पेरेंट रोल मॉडल, तो बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हों, और पेरेंट्स अगर डेविएट करते हैं तो बच्चे को खराब लगता है। तो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हम ही उनका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी उनका मूल्यांकन करते हैं। ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा। थैंक यू। एक बात और हमें लगता है, इधर हमारे पास पिछले काफी सारे केसेस ऐसे आए, जैसे अगर बेटी जो है वो ड्रेसेस बेटों जैसी पहन रही है और उनकी जैसा बिहेव कर रही है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरा बेटा है। और अगर बेटा जो है वो बेटियों की तरह कपड़े ड्रेसअप करने लगता है, वो बेटियों की तरह बातचीत, तो फिर उनको लगता है कि ये बिल्कुल पहाड़ टूट गया है और ये बीमारी है, और वो तमाम जगह भागने लगते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए। हमें लगता है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। तो यह भी ऐसे माँ बाप को भी समझना चाहिए कि ये बहुत नेचुरल है, और ये सेक्सुअलिटी की जो बात है कि बच्चा किस तरह से वो कर रहा है, तो हमें लगता है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी समझना होगा हमें। दी, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो समापन की ओर ले जाया जाए। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुक्रिया। सब लोगों ने आज इतनी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी नया नया सीख ही रहे हैं कि ये वेबिनार में पूरे हिंदुस्तान भर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो और सब अपनी अपनी इतनी व्यूज दे देते हैं। तो थैंक यू पुष्पा, और थैंक यू सब लोगों को, डॉक्टर मंजू जी को, संगीता जी को, डॉक्टर खासतौर पर डॉक्टर एन.के. सक्सेना जी को, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत थैंक्स। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से।